हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक और चैप्टर पे आ चुके हैं हम, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहां से हमारी बुक का शुरू हो रहा है पार्ट 8। तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में, जैसे एनएचआरसी, जैसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो संविधान में नहीं लिखे हैं पर बनाए गए हैं, लाए गए हैं क्योंकि जरूरत दिख रही थी। अब नीति आयोग वैसे तो देखो नई चीज है, पर एक्चुअली में नीति आयोग की जो फंक्शनिंग है ना, वो पहले से चल भी रही है, काम भी शुरू से हो रहा है और अच्छे बेहतर तरीके से, क्योंकि इंडिया आज जिस तरीके से जिस पेस पे इवॉल्व कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो जो इसके पहले की जो बॉडी थी, कौन सी बॉडी थी, वो बॉडी को हमने कहा कि अब आपने जब उस समय काम किया था, थैंक यू फॉर योर सर्विस, अब जरूरत है एक नई बॉडी की। तो हम इनको अब लेके आए। ठीक है, नीति आयोग इंग्लिश में बोले तो नीति कमीशन, पर आयोग, पर कमीशन कोई बोलता नहीं है, आयोग है। अब लास्ट में चलेंगे क्वेश्चंस के पास, पर उसके पहले हम जाने कि हाँ सर क्या हुआ बताओ। तो सबसे पहले शुरू में था एक प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बना था आजादी, हम जैसे आजाद हुए, सब कुछ हुए, तो जस्ट बाद ही प्लानिंग कमीशन आया था। प्लानिंग कमीशन को हम लास्ट में देखेंगे, पर हम अभी देखते हैं कि जब 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार आती है, तो मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को हटा के, स्क्रैप करके एक नया बनाया नीति आयोग, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अब देखोगे अगर आप, तो ना पॉलिसी नीति एक ही वर्ड है, हिंदी इंग्लिश देखो तो। और जो प्लानिंग कमीशन था उसको हमने हिंदी में बोलना शुरू किया कि हाँ अब से हम नीति की बात करेंगे कि क्या नई पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नए हमारे स्कीम होनी चाहिए, सब कुछ। अब क्यों जरूरत पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी इंडिया की स्पीड बहुत तेजी से, हम विकास के रास्ते पर थे, बहुत चीजें हो रही थी जिसमें प्लानिंग कमीशन ने अपनी भूमिका पहले निभा दी थी, पर अब हमें चाहिए था कि स्टेट्स का सहयोग भी साथ में। तब तक प्लानिंग कमीशन, पहले तक तो एक सेंटर बॉडी था, एक अथॉरिटेटिव बॉडी था, और कॉम्पीट करता था फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट काफी सारी बातों में। फिर हमने कहा कि अब नहीं, अब हम थोड़ा फेडरलिज्म की तरफ चलेंगे और हम सबका साथ लेते हुए सबका एक साथ विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो जब ये नीति आयोग बना, जो 1 जनवरी 2015 को, तो ये बना एक सरकार के ऑर्डर से। इट्स नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दैट मीन्स कि संविधान में भी नहीं लिखा है और पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा भी नहीं बना है। लो, इसको मैंने मिटा दिया, हाँ ठीक है, इसको देख लेना, ये है। तो दोनों तरीके से नहीं बना तो कैसे बना है फिर? अब जैसे कोई भी संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएम है, या कोई और कॉलेज है, या कोई और संस्थान है, जो किसी ना किसी एक्ट के तहत तो बनते ही हैं अगर संविधान में नहीं लिखे हो तो। ऐसी कोई बॉडी जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो बनाई गई होगी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा जो सरकार ने लिया था। अच्छा ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि सरकार ने एक दिन गैजेट पे निकाला कि हम एक नई चीज बना रहे हैं जिसका नाम है नीति आयोग, और अब ये बनेगा हमारे प्लानिंग कमीशन का एक नया रूप। ठीक है, ओके, काम कराओ इनसे, देखते हैं क्या है। फिर अब हमने बोला कि ये होगी एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक मशीन। मतलब थिंक टैंक आपने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। तो थिंक टैंक क्या होते हैं? जो पॉलिसियां निर्धारित करते हैं, जो ऊपर ऊपर की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बातें करते हैं। अब जनरली इनके पास जो मैंडेट आती है वो आती है प्लानिंग के लिए, और मैंडेट आती है कि आप समझो देश की गणित क्या चल रही है, कि स्टैटिस्टिक्स बताओ। मतलब जैसे अभी मैं एक इंग्लिश के एक ऑथर की बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज लिखी थी कि 1 डेथ इज अ ट्रेजेडी बट 1000 डेथ्स इज अ स्टैटिस्टिक्स। वो फिर नंबर है कि एक मृत्यु होती है, वो एक दुखद हादसा लगता है, पर जब हम बोलते हैं 1000 लोग मर गए, 2000 लोग मर गए, तो वो फिर एक गणना है, वो एक नंबरिंग है, वो एक नंबर्स है। तो आप मैक्रो लेवल पे, हम कोई ऐसी दुखद बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात है। ठीक है, अब आप मैक्रो लेवल पे जाइए, देश के ऊपर ऊपर से सब कुछ समझो और ये बताओ कि हम क्या नया प्लान करें, क्या नया स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, क्या नया डेटा कहता है, क्या चीज हम बेहतर करें। अच्छा ठीक है तो ये कहलाएंगे फिर एक थिंक टैंक सरकार के लिए, प्रोवाइडिंग क्या क्या, बोथ डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स, कि ये दिशा भी दिखाएंगे कि सर आप इस डायरेक्शन में चलो। जैसे अभी तक हम जब हमने फर्स्ट प्लानिंग कमीशन देखा, सेकंड प्लानिंग कमीशन देखा, तब हमने देखा था कि प्लानिंग कमीशन ने जोर दिया था एग्रीकल्चर पे, मतलब हमारी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, और हैवी इंडस्ट्रीज पे काम करने के लिए, कि आप हैवी इंडस्ट्री लगवाओ जल्दी जल्दी, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड होंगे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिनके तहत बन पाए,
क्योंकि अब जैसे एक पेपर मिल है, अब एक पेपर मिल में अगर किसी को आइडिया हो, तो कोई अगर इंजीनियर हो तो उन्हें पता होगा कि एक बहुत बड़े बड़े रोलर्स होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है जहां पे पीछे से पेपर का पल्प आता है, गूदा जिसे कहते हैं हिंदी में, एकदम ऐसा लिक्विडी पल्प, जैसा आप अगर कागज को भिगो दो, पूरा गला दो, तो कैसा हो जाता है वो, एकदम एकदम मलीदा सा हो जाता है। तो ऐसा पल्प पीछे से आता है मशीन पे और फिर वो स्टीम से और प्रेस से दब दब के आखिरी में वो एक पेपर के फॉर्म में निकल जाता है। बहुत बड़ी मशीन होती है वो। तो ऐसी मशीनें या तो हम बाहर से मंगवाएं, फिनलैंड से, स्वीडन से, या फिर हम क्या करें कि अपने यहाँ बनवाएं इनको, तो ज्यादा बेहतर है अपने यहाँ बनाते हैं, अपने यहाँ फिर जॉब्स क्रिएट होंगी, अपने यहाँ ही इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ऐसे आप हैवी हैवी इलेक्ट्रिकल सप्लाइंस बनवाओ, सब कुछ करवाओ, नए नए बॉयलर सब बनवाते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइंटिस्ट इंजीनियर तो थे हमारे यहाँ शुरू से ही। बस ये था कि उस समय तक इंडस्ट्री ज्यादा थी नहीं, तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। ये प्लानिंग कमीशन ने सोच दी थी कि हम इस डायरेक्शन में चलते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो यानी कि प्लानिंग कमीशन ने उस समय थिंक टैंक का काम किया। अब फिर इसके बाद ये अब ये फिर प्लानिंग कमीशन के बाद जब नीति आयोग आ जाता है, तो ठीक है, तो अब नीति आयोग भी वही काम कर रहा है, एक थिंक टैंक का काम कर रहा है जो अब डायरेक्शन दे रहा है। अब उस समय तो हम हैवी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे। आज युग है डिजिटाइजेशन का, आज युग है एआई का, इंटरनेट का। तो आज का डायरेक्शन हमारा कुछ और भी हो सकता है। जो पहले हैवी इलेक्ट्रिकल थे, आज हम हो सकता है कुछ और पे आ जाए, उसको भी लेके और इस इंडस्ट्री को भी लेके, दोनों को मिक्स करके कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब एक डायरेक्शनल इनपुट्स देता है, पॉलिसी के इनपुट्स भी देता है कि हम पॉलिसी अगर ला भी रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो इसमें हम एक एंगल ये भी रखना चाहेंगे, एक पैरामीटर ये भी होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू सेंटर एंड स्टेट्स बोथ, कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए, कोई भी आपको इनपुट चाहिए, तो हम हैं, हम दे रहे हैं आपको। क्या क्या चाहिए आपको, कोई टेक्निकल अगर सहूलियत चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, और ये खुद जाके काम करना नहीं शुरू करेंगे, ये एडवाइस दे देंगे। ये बेस्ट आपको मार्केट में प्राइवेट कोई फर्म होगी उसका नाम बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सेंटर या स्टेट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन प्राइवेट सेक्टर में इस फलाने पर्सन के पास है, या फलानी एंटिटी के पास है, ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन की एक एरा थी, आज एक नीति आयोग की एरा है। डिफरेंसेस हैं, कैसे हुए? प्लानिंग कमीशन के समय एक और चीज थी, फाइनेंस कमीशन, जो कि संवैधानिक थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो अब फाइनेंस कमीशन का रोल हमें पता है क्या होता है, आदित्य सर ने पढ़ाया है। आदित्य सर ने क्या बताया था? आदित्य सर ने बताया था कि फाइनेंस कमीशन पैसे की बात करेगा, ये रहा, कि कितना कितना पैसा बटेगा, किस किस के बीच में बटेगा। अब क्या हो रहा है कि फाइनेंस कमीशन तो कह देगा, फर्स्ट फाइनेंस, सेकंड फाइनेंस, थर्ड फाइनेंस कमीशन, जितने भी हैं, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जितना भी जो हमारा डाइवर्जन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फंड्स का, वो इतना इतना होना चाहिए। अभी कितना है, कितना देना चाहिए? 41, 42, 31, बताना जरा परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर। तो फाइनेंस कमीशन तो है ही है जो बता रहा है, पर पीछे से प्लानिंग कमीशन भी हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन भी कहता था कि एक मिनट जरा ये दस्तावेज हमारे यहाँ लेके आओ, हम भी एक बार देख लें, इस पर नजर मार लें। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि दो बॉडीज जो सेंट्रली कॉन्स्टिट्यूटेड थी, ये बॉडीज डिसाइड करती थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे तालमेल बैठ रहा है, कैसे हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि फाइनेंस कमीशन तो है ही है, क्योंकि वो तो संवैधानिक है, वो तो होना ही होना है। और अब नीति आयोग है जो कि स्ट्रेटेजिकली डायलॉग करता है स्टेट्स के साथ। मतलब यहां पे हमारा बात आ रही है फेडरलिज्म की। अब ये एक एंगल है हमारा फेडरलिज्म का। तो ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि अच्छा, सेंटर और स्टेट्स एक्चुअल में बैठ के बात तो कर ही सकते हैं, और ऐसे ये लोग बात कर भी रहे हैं। ऐसे इन्होंने तय किया है कि हाँ, एक मैकेनिज्म होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आके हम अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। ठीक है, फाइन, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। अब ये एनडीसी के बारे में है। एनडीसी अभी आगे आएगी। एक एनडीसी एक और एडवाइजरी बॉडी है जो नीति आयोग के साथ काम करने वाली थी, पर लेकिन इसका बाद में कुछ हुआ ही नहीं, मीटिंग आगे, और इसका खत्म भी होना है या नहीं रहनी है, ये बॉडी देखी जाएगी। तो ये एनडीसी के अराउंड एक हमने न्यूज़ का एक स्निपेट लगा रखा है, और इसमें बेसिकली क्या है कि एनडीसी एक बहुत बड़ा काउंसिल हुआ करता था, जिसमें पीएम होते थे, सारे स्टेट्स के सीएम होते थे, यूटीज के एलजीज होते थे, सारे मिनिस्टर होते थे, सब कुछ होता था। बहुत बड़ा राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसा था ये। तो अब इसको डिफंक्ट कर दिया गया है। अब इसकी कोई मीटिंग होती नहीं है, और इसका ज़्यादातर रोल अब नीति आयोग ने ही एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ठीक है, ये वो स्निपेट है न्यूज़ का। दैट्स नॉट नेसेसरी फॉर द एस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। ठीक है, क्या हुआ है? तो रिप्लेस करने की वजह क्या है, रिप्लेस करने का कारण क्या है? सरकार ने जब पार्लियामेंट में रीजन दिया कि हम प्लानिंग कमीशन को हटाना चाह रहे हैं, तो सरकार ने कुछ रीजनिंग दी। सरकार ने कहा कि देखो ऐसा है, इंडिया ना एक सब्सटैंशियली अंडरगो किया है एक पैराडाइम शिफ्ट के अंदर। वाह, क्या नए नए वर्ड आ रहे हैं, वाह सर वाह। तो क्या है कहने का मतलब कि इंडिया ने एक पैराडाइम शिफ्ट फेस किया। पैराडाइम समझते हो? पैराडाइम क्या होता है?
पैराडाइम होता है जैसे अभी तक एक पैराडाइम चलता रहा है कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा अच्छा कोई बच्चा होगा तो वो होगा जो एवरेज नंबर ला रहा होगा। ये एक पैराडाइम है, ये एक थ्योरी है, ये एक सेंट्रल डॉगमा है। डॉगमा माने एक थ्योरी कह लो उसको भी। तो अब ये सारे के सारे पैराडाइम्स हैं। एक पैराडाइम नया बाद में आगे आगे जाके ये हो सकता है कि हम ये कहते हैं कि कोई एवरेज बच्चा नहीं, अब चाहिए जो बच्चे भाई जिन्होंने अपने कॉलेजेस में 90% हासिल किया वही बच्चे आए यूपीएससी में। लो तो फिर एक नया पैराडाइम शुरू हो जाएगा, एक नया एरा शुरू हो जाएगी जिसमें क्या हो रहा है, हर कॉलेजेस के टॉपर बच्चों को बोला जा रहा है कि अब तुम्हें यूपीएससी का एग्जाम लिखो और सेलेक्ट हो। तो फिर ये एक नया पैराडाइम बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया ने पिछले 60 सालों में कई कई गुना रफ्तार के साथ विकास की रफ्तार पकड़ी। ठीक है, विकास की राह पकड़ी और एक पैराडाइम शिफ्ट में गए हैं। पैराडाइम शिफ्ट कैसा होता है, पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इकोनॉमिकल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और डेमोग्राफिकल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये सरकार ने कहा। अब सरकार ने बोला कि इसी के साथ साथ पैरेलली सरकार का रोल भी राष्ट्रीय विकास में एक पैरेलली इवॉल्व हुआ है। सोचो एक समय था जब हम गेहूं के लिए, चावल के लिए लड़ रहे थे, सोच लो इतना ज्यादा भुखमरी थी, देश में परेशानी थी। आज फिर उसके बाद सरकार ने बहुत चीजें शुरू करी, हरित आंदोलन शुरू किया जिसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर श्वेत आंदोलन शुरू किया, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के आपको पता है कौन थे सबसे बड़े जो पायोनियर थे व्हाइट रेवोल्यूशन के, बताना। और उनका बहुत अच्छा योगदान भी है। खैर ठीक है, तो हमने काफी कुछ मतलब पेस पकड़ी ना, और सरकार ने बहुत उसमें हेल्प करी, सरकार ने बहुत फंडिंग भी करी, सरकार ने बहुत जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट लगाया ग्रीन रेवोल्यूशन में, व्हाइट रेवोल्यूशन में, पिंक रेवोल्यूशन में, हर चीज में। तो इसका मतलब है कि सरकार का रोल जो एज अ गवर्नमेंट वो भी पैरेलली बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत इवॉल्व हुआ है। एक समय था यूपी सरकार ब्रेड की बेकरी बनाती थी, बिस्किट की बेकरी बनाती थी, मतलब बेकरी थी सरकार की अपनी, सरकारी एक बेकरी, सोचो। तो अब तो वो रोल, अब तो ऐसा कोई रोल रहा नहीं, अब तो वो दे दिया प्राइवेट सेक्टर को कि संभालो। तब सिक्योरिटी जरूरत थी इसलिए। जैसे आज भी इंडियन रेलवेज पब्लिकली ओन्ड है, सरकार के द्वारा ही ओन्ड है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइवेट हो जाए, हो सकता है, अभी डिसइन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, धीमे धीमे होता जाता है, पर ज्यादातर नहीं होता। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि ऐसे दो कारणों की वजह से हमें एक नए इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, एंड ये नया इंस्टीट्यूशन विल बी अ कैटलिस्ट टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये विकास की प्रोसेस को और ज्यादा तेज कर देगा। ये बिल्कुल कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, कैटलिस्ट होते हैं जो कैटालिटिक रिएक्शन करवाते हैं, जिनकी वजह से रिएक्टेंट्स बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, आपस में प्रोडक्ट बना देते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी एक नीति आयोग एक कैटलिस्ट का काम करेगा। कैसे? बाय नर्चरिंग एन ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट और थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेड स्फीयर ऑफ ओनली पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाह, कितने नए नए वर्ड आ रहे हैं, एक साथ लंबे लंबे सेंटेंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कहने का मतलब क्या है, कि हम एक ऐसा संस्थान चाहते हैं, ऐसा कमीशन, ऐसा आयोग चाहते हैं जो इनेबल करे ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी वजह से एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट अप्रोच हो हमारे डेवलपमेंट के लिए। थ्रू हाउ? सिर्फ सरकार के ही फंडिंग पे, सिर्फ सरकार के ही लिमिटेड स्पीयर ऑफ रोल पे डिपेंडेंट नहीं होना है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है ताकि सोसाइटी का कंप्लीट विकास हो सके। अच्छा ठीक है, ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे, बाय एम्पावरिंग रोल ऑफ स्टेट्स एज इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, बाय बिकमिंग अ नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज। क्या हुआ? हमने बोला कि ऐसा है, ये जो नीति आयोग है, इनके पास कई सारे डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा कि कैसे कैसे गुड गवर्नेंस कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ अच्छी पॉलिसीज हो रही हैं। तो जाके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाइए, देखिए कैसे वहाँ पे काम चल रहा है, कैसे वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग होती है, कैसे वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आपके पास गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज का एक, जिसे कहते हैं, ब्यौरा पूरा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप बन जाओगे एक नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज। ठीक है, वेरी गुड। एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग इंप्लीमेंटेशन। जब फिर तो कोलैबोरेशन के साथ काम होगा, सेंटर स्टेट सब मिलकर काम करेंगे। अब स्वच्छ भारत अभियान है तो सेंटर की स्कीम, पर लेकिन उसमें स्टेट्स का योगदान भी होता ही है। अब हालांकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल फंडेड नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, अब बाय मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्लगिंग, ऐसे कोई अगर गैप आ रहे हो उनको प्लग कर दो, एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स, के जितनी भी मिनिस्ट्रियों में कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्कशन नहीं हो पाता है, कोई ब्लॉकेज है, कोई किसी वजह से कोई वैक्यूम आ रहा है कन्वर्सेशन के बीच में, उसको सारे जितने लूप होल्स हैं, सारे गैप्स हैं, सबको प्लग कर दो और पूरा मॉनिटर करो पूरी विकास की राह को, कैसे हो रही है, कितना प्रोग्रेस हो पा रही है। ऐसे होगा काम। ठीक है, फिर क्या हुआ?
ये फिर अरुण जेटली जी ने जब पार्लियामेंट में बोला था तो इन्होंने कहा था कि हम एक चाहते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो अच्छे से काम करे और पूरा पूरा बिल्कुल फोकस रखे पूरे देश के लिए, पूरा भारतीय सिस्टम की तरह काम करे। और इसके लिए एक रेजोल्यूशन लिया जा रहा था। सरकार ने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बात है, द इंस्टीट्यूशन मस्ट एडहियर टू द टेनेट दैट while incorporating positive influences from the world, no single model can be transplanted from outside into the Indian scenario. हम चाहते तो हैं कि भाई जो इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, जो प्लानिंग कमीशन की तरह जो बातें कर रहा था, वो ऐसा ना हो कि स्कैंडिनेविया के ही सारे पॉलिसीज वहां से पढ़ के आए और यहां लाके लगा दे। नहीं, हम चाहते हैं कि आप बाहर से अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट उठाओ, अच्छी अच्छी चीजें उठाओ और हमारे यहां उसको इनकॉर्पोरेट करो बाय इंडियन मेजर्स, बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब वी नीड टू फाइंड आवर ओन, हमारा खुद का स्ट्रेटेजी फॉर ग्रोथ। एंड ये जो नया संस्थान होगा हैज टू जीरो इन ऑन व्हाट विल वर्क इन एंड फॉर इंडिया, कि कैसे हमारे देश में क्या चीज सबसे बढ़िया काम कर सकती है, ये बोला गया। एंड ये संस्थान विल बी अ भारतीय अप्रोच टू डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी लग रहा है सुनने में, अच्छा तो है। ठीक है, फिर हमने इसको बनाया, लाओ आ जाओ फंक्शनिंग में आ जाते हैं। अब ये नीति आयोग बनके तब की न्यूज आई और इसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये स्निपेट है, आगे इसी की सारी चर्चा आगे चैप्टर में है। ठीक है, अब ये पीएम मोदी जी का उस दिन का ट्वीट भी था 1 जनवरी 2015 का कि नीति आयोग के द्वारा वी बिड फेयरवेल टू अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। अब द बॉडी सेलिब्रेट्स इंडियाज डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी। प्लानिंग कमीशन में क्योंकि ऐसा ही था, क्योंकि एक सेंटर के ही सारे लोग थे, सेंटर के ही सारी बातें थी उसमें, और फाइनेंस कमीशन को भी नीचा दिखा देता था प्लानिंग कमीशन थोड़ा बहुत। तो अब बोला गया कि वो समय गया, अब हम बात करते हैं इंडिया की प्लूरैलिटी की। इंडिया कितना डाइवर्स है, इंडिया कितना ज्यादा अभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न इसमें लोग हैं, सब कुछ पूरी डाइवर्सिटी है। तो अब इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं नीति आयोग में और एक नया संस्थान बनाते हैं जो ऐसी बात करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा अब बताओ इसमें क्या है, कौन लोग हैं। फिर इसमें है एक चेयरपर्सन जो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे ही होंगे। ठीक बात है। अब चेयरपर्सन के नीचे वाइस चेयरपर्सन जो नॉमिनेट होंगे थ्रू द प्राइम मिनिस्टर ओनली। पीएम की ही नॉमिनेशन पे ये काम करेंगे चेयरपर्सन। अब इनकी रैंक होगी रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब बड़ी पोस्ट है, मंत्री वाली पोस्ट है। ठीक है, मंत्री में भी कैबिनेट वाली मंत्रालय। ठीक है, अब सीईओ इसमें एक होंगे जो एक्चुअली में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनके जो कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो ले पा रहे हैं और वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन को बता देते कि सर हम डिसीजन ऐसा सोच के लाए हैं, लो ये लीजिए। ठीक है, अब इनकी रैंक सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वल होगी। ठीक है, फिर इनके नीचे कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो होते हैं मैक्सिमम 4 फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री हो सकते हैं इसमें, होम मिनिस्टर हो सकते हैं इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं इसमें, कॉमर्स मिनिस्टर हो सकते हैं और लोग जो इकोनॉमी की बात करें ज्यादा। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स ऐसे मैक्सिमम 2 फ्रॉम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है। कोई आया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कोई प्रोफेसर, या कोई आए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोई प्रोफेसर, बड़े बड़े ये लोग हो सकते हैं, मान के चल रहा हूं ऐसे लोग हो सकते हैं। और कुछ होते हैं इसमें फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट या रीजन। ये क्या चीज है, ये हम बना रहे हैं रीजनल काउंसिल के लिए। ठीक है, अब इस नीति आयोग के अंडर भी 2-3 ऐसे और संस्थान हैं, जैसे गवर्निंग काउंसिल है एक है रीजनल काउंसिल, और कुछ होते हैं स्पेशल इनवाइटीज जो आते हैं कभी कभी किसी मौके पे बुला लिए तो बुला लिए। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल क्या है, गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के अंडर ही एक और छोटा डिपार्टमेंट है। इसमें होते हैं सीएम्स एंड एलजीज ऑफ यूटीज, मतलब सीएम ऑफ स्टेट्स एंड एलजीज एंड सीएम्स ऑफ यूटीज। तो ये बड़ा संस्थान हो गया, बड़ा, बहुत सारे इसमें लोग हो गए। ठीक है, फिर रीजनल काउंसिल, ऐसा कोई रीजनल काउंसिल जहां पे जरूरत पड़े तब बनाएंगे इसको, फॉर्म्ड ऑन अ नीड बेसिस, जब जरूरत पड़े तब, कहां कहां पे, सीएम एंड एलजीज ऑफ उस रीजन के यूटीज मिक्स करके, फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंटिजेंसीज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट या रीजन। जहां जहां जिस रीजन में अगर कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, नक्सलवाद है, कुछ है, तो नक्सलवाद के अराउंड जितने सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको सबको जोड़ लिया कि अब हम सब आप लोग बैठ के बातें करते हैं, बताओ कैसे सॉल्व होगी ये बातें। ठीक है, चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, या अगर ये नहीं तो इनके द्वारा अपॉइंटेड कोई नॉमिनी, कि सर आप जाके चले जाओ वहां जरा मीटिंग लेके आ जाओ। तो हो सकता है वाइस चेयरपर्सन को भेज दें, हो सकता है हो सकता है सीधे सीईओ को भेज दें कि आप जाइए जरा, ये जरा समझ के आइए क्या चल रहा है रीजनल काउंसिल में, और कब तक जरूरत है रीजनल काउंसिल के रहने की,
जल्दी इसको बर्खास्त करें कि ना करें, फिर ये भी बात है। अब कुछ ऐसे इसके अंदर, नीति आयोग के अंदर ऐसे 2 3 4 विंग्स हैं। विंग माने क्या होता है? विंग माने होता है डिपार्टमेंट ही कह लो, उसको भी मिनिस्ट्री कह लो, छोटी सी अपनी। तो एक है उनके अंदर रिसर्च विंग। रिसर्च विंग क्या करती है? ये अपने आप से सेक्टोरल एक्सपर्टीज बिठाती है, बनाती है एज ए डेडिकेटेड थिंक टैंक ऑफ टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड स्कॉलर्स। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि नीति आयोग के अंडर, हो सकता है कभी आप लोग नीति आयोग में जाओ, कोई इंटरव्यू लेने किसी का, कोई चीज पूछने, तो वहां पे पता चले आपको दिख रहे हैं IIM बैंगलोर के प्रोफेसर, आपको दिख रहे हैं वहां पे कोई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के कोई हेड या प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी हैं। तो ये लोग वहां क्यों गए? क्या करने गए ये लोग? तो पता चलेगा कि ये लोग नीति आयोग के जो ये वाली विंग है, रिसर्च विंग है, ये उसमें काम करने गए हैं, उसमें अपना योगदान देने गए हैं, उसमें अपना रिसर्च पेपर, जर्नल सब कुछ लेके गए हैं, सारा डॉक्यूमेंट। तो क्या करने गए हैं बेसिकली? ये बेसिकली करने ये गए हैं ताकि हम अपने आप से, नीति आयोग अपने आप से एक फुल फ्लेजेड R&D डिपार्टमेंट अपना कर सके, अपने आप से R&D कर सके किसी भी सेक्टर की। कोई अगर टेलीकॉम सेक्टर हो सकता है, हैवी इंडस्ट्री सेक्टर हो सकता है, रेयर अर्थ मेटल सेक्टर हो सकता है, कुछ भी सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर उन्हें पूरी रिसर्च चाहिए, पूरी उन्हें नॉलेज चाहिए। तो ये वो बन गया रिसर्च विंग। ठीक है, फिर इसके बाद कंसल्टेंसी विंग एक और आएगा। ये क्या करेगा? बेसिकली ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कुल मिला के ये सॉल्यूशन देता है जिसको भी अगर इनसे सॉल्यूशन चाहिए तो। नाउ इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस ऑफ वेटेड पैनल्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड फंडिंग। ये देता है फॉर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टैप इनटू मैचिंग देयर रिक्वायरमेंट्स विद सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जिसको भी जरूरत है ये जाएंगे और नीति आयोग से बोलेंगे सर हमारी दिक्कत आ रही है। नीति आयोग बोलेगा वो रे कंसल्टेंसी विंग, वहां जाओ, उनसे बात करो। वो बैठे अंदर, जो 3 4 लोग बैठे हैं। तो अब वो लोग बैठ के बताएंगे कि देखो सर, अगर आपकी प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी, तो आप एक काम कीजिए, आप इजराइल की टेक्नोलॉजी देखो, या हो सकता है अगर आपकी प्रॉब्लम है, मान लेते हैं एजुकेशन, तो आप केरला का मॉडल देखो एजुकेशन का, आपको समझ में आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं? ये मैच मेकर का काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस इटसेल्फ। और अगर ये ऐसा काम कर दें, मैच मेकर का, बिल्कुल ब्रोकर वाला काम कर दें, बीच वाला काम कर दें, तो ये अपना समय बचा रहे हैं। एंड बाय दिस नीति आयोग इज एबल टू फोकस इट्स रिसोर्सेज ऑन प्रायोरिटी मैटर्स। जो इंपॉर्टेंट मैटर उनके पास ऑलरेडी चल रहे थे, रिसर्च विंग होगा, टीम इंडिया वाला अभी एक आगे दिखते हैं, टीम इंडिया विंग भी है। तो अब ऐसे वाली चीजों पे वो अपना फोकस कर सकते हैं, बड़ी वाली चीजों पे, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड एन ओवरऑल क्वालिटी चेक टू द रेस्ट। और इन्होंने यहाँ पे क्या करा? इन्होंने यहाँ पे खाली अपना सॉल्यूशन का रास्ता बता दिया कि सॉल्यूशन आपका वहां मिल जाएगा, उधर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। आपको हो सकता है बाहर जाना पड़े, वहां जाके देख लो। ठीक है, ये कर सकते हैं ये। फिर इसके बाद टीम इंडिया विंग, यही है। टीम इंडिया विंग में बहुत लोग हैं, कंप्राइजेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड अपनी मिनिस्ट्री, एंड सर्व्स एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। के इसमें सब तरह के लोग हैं। PM मोदी जी बैठे हैं, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं इसमें। ठीक है, और यहां पे क्या क्या है? ईच रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? एंश्योर्स दैट एवरी स्टेट एंड मिनिस्ट्री हैज अ कंटिन्यूअस वॉइस एंड स्टेक इन द नीति आयोग। नीति आयोग में हर किसी का अपना एक ना एक तो मौजूद है, उनका प्रतिनिधित्व, के जाके उनकी बात कर ले, उनकी बात बुलवा दे, पहुंचवा दे। ठीक है, एंड दिस टीम इंडिया विंग, ये जो है, एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल between the state ministry and नीति आयोग for all development related matters such as dedicated liaison interface। liaisoning क्या होती है? liaisoning होती है कि कुछ ऐसे liaison officers होते हैं जो बहुत सारे रिटायर्ड IAS होते हैं, उनको कई सारी प्राइवेट कंपनियां हायर करती हैं कि सर आपके पास गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप एक काम करिए, हमारे लिए लिएजनिंग का काम कीजिए। लिएजनिंग क्या होता है कि आप जाके एक बिल्कुल सही डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में आप हमारी बात पहुंचवा देना और हमें बता देना कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हम किससे अगली मीटिंग करें, क्या करें। तो वो होते हैं लिएजनिंग ऑफिसर्स। कई सारे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज में लिएजनिंग का काम भी करते हैं। तो अब लिएजनिंग ये हो गया कि जाके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बात करवा दी। ठीक है, तो ऐसा लिएजन इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है टीम इंडिया विंग। किसको? सारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन स्टेट, मिनिस्ट्री, जितने भी हैं आपस में, इन सबके बीच में बात अच्छी हो सके, सब कुछ बढ़िया आसानी से बात हो सके, ये हो जाएगा। नाउ ये याद रखना कि नीति आयोग मेक्स रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इन ये सारी जितनी रिकमेंडेशन हैं, इनको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी, इंप्लीमेंट करवाना, डिसीजन, ये सारा इन सेंटर और स्टेट के पास ही होता है, किसी और के पास नहीं होता है। ओके, ठीक है, ये भी बात सही है। अगले पे चले।
अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जो हमने पीछे न्यूज का स्निपेट देखा था जिसमें नीति आयोग की फोटो लगी हुई थी, तो अब उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव यहीं पे लिखे हुए हैं सारे। आप देखोगे, पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ कुछ कुछ मैटर सिमिलर सा ही लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, एक ही बात 3-4 तरीके से घुमा फिरा के अच्छे से लिखी जा रही है, पर ऐसा नहीं है। सारे सेंटेंसेस का मतलब है, ऑब्जेक्टिव कोई सोच विचार के लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सेक्टर्स, अच्छा क्या क्या प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, अच्छा ठीक है। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation। बात सही है, अगर स्टेट स्ट्रांग होंगे तो नेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बस उसमें कोई अलगाववादी वाली बातें नहीं आ जाए कि कोई स्टेट कल को उठ के ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, खड़ा होकर कह दे कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, बाय इंडिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा, टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल, के ग्रामीण स्तर पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कैसी प्लानिंग हो, कितना डेवलपमेंट की रफ्तार हो, कैसा मैकेनिज्म हो, क्या ताकि हमारा प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल हमारा क्या हो सके, एग्रीगेट हो सके सारा डेवलपमेंट एक साथ। नाउ टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट, क्या इंश्योर करना है, द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये सिक्योर रहे हमारा, आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमी के नाम पे हमने पूरा का पूरा एफडीआई मंगवा लिया चाइना से, चाइना ने टेक ओवर कर ली सारी इंडस्ट्री हमारी, ये ना होने पाए। नाउ टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी जो रिस्क पे हैं ऑफ नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक, ये जितनी हमारी जितनी प्लानिंग है, प्रोग्रेस है, जो ऐसे कुछ हमारे सेक्शन हो सकते हैं सोसाइटी के जिनके पास इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचे ही नहीं कभी भी, अभी तक वो अभी तक हैंडपंप और इन सब के लिए परेशान है कि लो यही आ जाए इतना। ठीक है। नाउ टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव्स, एंड उनको मॉनिटर भी करते चलो देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी, अच्छे से हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे अगर आप मॉनिटरिंग करोगे, दैट मीन्स द लेसन्स लर्न थ्रू मॉनिटरिंग क्या होगा, एंड फीडबैक विल बी यूज फॉर मेकिंग अच्छे वाले बाद में इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शन। अगर आपके पास मॉनिटरिंग सही है, आपने प्लान तो बना लिया, प्लान अच्छा बन गया, जैसे आपका शेड्यूल बनाते हो, शेड्यूल, अगर कोई शेड्यूल आपका मॉनिटर ना करे, या आप खुद अगर इतने कड़क हो कि अपने आप को मॉनिटर कर सकते हो और अपने आप को आप कोर्स करेक्ट भी कर सकते हो अपने रास्ते में ही, तो सही है ना। पर अगर कोर्स करेक्शन ना हो पाए, कोई आपके टाइम टेबल को, शेड्यूल को कोई अगर मॉनिटर ना कर रहा हो, किसी को पता ही नहीं हो कि आप कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, सारी प्लानिंग गई चूल्हे में। इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, शेड्यूल बनाया, किताबें सोर्स सब कुछ समेटा, अब लोग पढ़ ही नहीं पा रहे। क्या हुआ कि सो ज्यादा गई, ठंडी ज्यादा आ गई, रजाई में निकल ही नहीं रहे रजाई से बाहर, ये प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास मॉनिटरिंग अच्छी है, फीडबैक अच्छा है, तो हम एक इनोवेटिव आइडिया दोबारा अपना सकते हैं, नई स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। पॉलिसी चलते चलते ही अगर फीडबैक आया नहीं अच्छी जा रही है, इसकी रफ्तार बदलो, या इसका ट्रैक बदलो, या इसका गियर बदलो गाड़ी का, तुरंत बदल के सही उस पर आ गए डायरेक्शन पे, ये हो सकता है। ठीक है, और भी है। फिर टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप्स, किसमें, बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, के जितने भी ये सारे संस्थान हैं, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कई सारे, आईएमएफ है तो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव से मिलके आ गए नीति आयोग, और उनसे पूरा बातचीत करके आ गए कि देखो हमारा इकोनॉमिक प्लान हमारा ऐसा है, हमारी जीडीपी इतनी जा रही है, एंड वी आर प्रोजेक्टिंग हमारा इतना स्कोर आएगा। और आईएमएफ कहते कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हम इसमें आपको बोलेंगे कि नहीं, इसमें आप कंट्रोल करो इस जगह पे। या हो सकता है वर्ल्ड बैंक से हम बात करके आए कि वर्ल्ड बैंक से हमें कोई सॉफ्ट लोन चाहिए, तो नीति आयोग गया, उनसे एक बातचीत करके आ गया, और आगे मिनिस्ट्री को बता दिया कि देखो हम बात करके आ गए हैं और वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन दे सकता है, पर कुछ कुछ उनकी शर्तें हैं जो भी हैं। ठीक है। नाउ टू क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट, ताकि अपने आप लोगों में जिसे कहते हैं प्रोग्रेस की भावना आए, अपने आप लोग सेल्फ सफिशिएंट होने लगे सिस्टम थ्रू ए कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स, ताकि एक माहौल हो सके जहां पे हम नॉलेजेबल इनोवेटिव लोग अपने सारे आसपास हो, कम्युनिटी स्ट्रांग हो पाए अपनी। ओके फाइन। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, कई डिपार्टमेंटों में इशू रहते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई, हमेशा ही आप इशू देखोगे किसी भी शहर में, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई। ठीक है। अब क्या होता है,
जब एनएचएआई तो अपना हाईवे बनवाता है, ओके, हाईवे के साइड की सर्विस लेन वो कौन बनवाता है? वो किसी किसी शहर में पीडब्ल्यूडी बनवाता है, किसी किसी शहर में वो एनएचएआई खुद बनवाता है। अब एक बार मुझे याद है ये बात थी शायद कानपुर की, तो अब जो सर्विस लेन होती है हाईवे की, उसमें एक जगह गड्ढा था, उसमें एक दिन एक आदमी गिरा और चला गया। अब ये जिम्मेदारी एक दूसरे से भागते हैं लोग, नहीं 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 देखो ये तो पीडब्ल्यूडी का काम था, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो एनएचएआई का काम था। हर समय ये आपको इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर सेक्टोरल ये इशू चलता रहेगा। अब ये तो खाली अभी रोड की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो मैंने इसमें वाटर पाइपलाइन नहीं जोड़ी है, अभी तो मैंने इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं जोड़ी है। तो इंटर डिपार्टमेंटल इशू बहुत बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, कभी कभी तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं इशू। ठीक है, ये सब होता है। टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, कि एक रिसोर्स सेंटर हो जहां पे आप सारा रिसोर्स का एक जगह, जहां पे जिसे कहते हैं एक सेंट्रल हमारे पास सर्वर हो, डेटाबेस हो, सब कुछ हो। बी ए रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, कैसे हो सकती है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिसेमिनेशन टू कहां पे स्टेक होल्डर्स, कि अब हमारे पास रिसोर्स और सब कुछ बढ़िया है, बेस्ट पॉलिसी है, पर अगर हम उसे सही से अगर हम उसे डिसेमिनेट नहीं कर पाए, बांट नहीं पाए स्टेट्स को या जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमें चाहिए कि हमारे यहाँ ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल का जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की, वो अच्छे से होने लगे। हमने पॉलिसी वॉलिसी सब बना ली, सब कुछ बढ़िया हो गया, पर हमने इंडियन ऑयल को वो प्रोडक्ट्स नहीं दिए, तो हमने इंडियन ऑयल को वो मैंडेट नहीं दी, तो या उनको परमिशन नहीं दी कि हाँ आप यहाँ भी अपनी रिफाइनरी लगा दो, फायदा ही क्या हुआ फिर इतना सबका। तो ये भी है कि स्टेक होल्डर कौन है इसमें, भाई इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, जो भी है, ठीक है, तो ये सारे स्टेक होल्डर कहलाएंगे। टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स, कौन से इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery। कितने लंबे चौड़े शब्द हैं, कितने लंबे चौड़े सेंटेंसेस हैं, कुल मिला के बात घूम फिर के यही हो रही है कि सब कुछ अच्छा कोलैबोरेटिव एफर्ट बने और अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाए, उसका सही भाई प्रोग्राम्स का सही इंप्लीमेंटेशन होने पाए और इनिशिएटिव्स को सही से हम लॉन्च कर पाए। ठीक है, टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग for implementation of programs and policies initiatives, okay fine। Now to undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda and the objective mentioned above। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें क्या करना है कि हाँ साहब यही सब काम करवाने एक तरीके से, तो पूरे नाउ आगे चले हम, क्या है नीति आयोग के जब फंक्शन हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि नीति आयोग के जो फंक्शंस हैं वो इनके दो डिपार्टमेंट में ज्यादा बटे हुए हैं, एक टीम इंडिया में और एक नॉलेज एंड इनोवेशन वाले सेक्टर में। अच्छा, कैसे कैसे बटे? टीम इंडिया, इट कैरीज आउट द मैंडेट ऑफ फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगेन वही बात सेम की सेम, एंड डिजाइनिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम अपने फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो कई सारे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है नीति आयोग में, नीति आयोग खुद ही बुलाता है छांट छांट के कि हमें चाहिए जो कटिहार में जो एक ऑफिसर है उसको हम चाहते हैं कि वो डेप्यूट होके आए सेंटर में और नीति आयोग में काम करे कुछ। अच्छा ठीक है, हो सकता है आपके पास ऑफर आए शुरू में कि आपने अच्छा काम किया है, 10-15 साल आपने पूरे आप डीएम रहे हो, अब नीति आयोग चाहता है कि आप आओ ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आ जाओ और अच्छे से काम करो, अंडर सेक्रेटरी बनो या एडिशनल सेक्रेटरी बनो, जो भी बनो यहाँ पे आगे। ठीक है, दैट मीन्स कि आप पॉलिसी प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क बैठ के बनाओगे, पॉलिसियां बनाओगे जो बाद में जाएगी मिनिस्ट्रीज को, फिर बाद में मिनिस्ट्रीज उसको इंप्लीमेंट करवाएंगी। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करवाएंगी, पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछेगा कि हाँ भाई कितना इंप्लीमेंट किया था, क्या क्या किया था, लाओ देखें जरा। तो सब काम आपके ऊपर आएगा, आखिर में स्पाइन तो आप ही हो ना फ्यूचर के। और ये बात जरूरी इसलिए मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ना एक अभी हाल में एक आरटीआई आई थी, और आरटीआई थी अराउंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से। तो क्या हुआ था, अब मैं आपसे क्या बताऊं मैं, हाँ तो ऐसा हुआ था कि आरटीआई में था कि हमें ये बताइए कि अभी जो 3D सेल्फी बूथ लगे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जितने सारे ये स्टेशंस पे, तो इन स्टेशंस पे प्राइम मिनिस्टर जी का जो कार्डबोर्ड का कटआउट लगाने का जितना भी खर्चा आया है उसका ब्यौरा दें। अब जब आरटीआई आई लोग भौचक्के रह गए, लोगों ने कहा ये कैसे, 29 नवंबर को अभी आरटीआई डाली गई है, अभी अभी आंसर आया है। तो रेलवेज ने बताया है कि जो टेम्पररी इंस्टॉलमेंट जो अपना इंस्टॉलेशन था टेम्पररी वाला, उसमें एक कार्डबोर्ड लगाने का खर्चा आया है 1.25 लाख रुपए, और परमानेंट इंस्टॉलेशन लगाने का खर्चा आया है 6.25 लाख रुपए। 3D मॉडल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का
सेल्फी बूथ है वो, वहां लोग खड़े होके प्राइम मिनिस्टर के फोटो के साथ सेल्फी ले सकते हैं। अब उसमें बोला गया कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है एब्सोल्यूट। अब ऐसे में कई सारे ऑफिसर्स को फिर पूछा जाता है कि सर आप स्पाइन हो, आप बैकबोन हो इस देश की, और यहाँ पे ये सब कैसे हो रहा है? फिर इसका जवाब फिर आगे जाता है, कोर्ट्स में जाता है कि सर जरा आंसर दीजिए इसका, इस चीज का। ठीक है, नाउ प्रोवाइड्स रिक्विजाइट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट इन नीति आयोग एंगेजमेंट विद स्टेट्स, कि नीति आयोग पूरा सपोर्ट करता है सारे स्टेट्स के साथ, अच्छे से तालमेल बैठ के सब काम होता है। इधर नॉलेज एंड इनोवेशन वाला जो डिपार्टमेंट है इनका, ये कहता है कि वी विल मेंटेन अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, जो पीछे हमने देखा था, एक बिल्कुल सेंट्रल सर्वर, बिल्कुल सेंट्रल एकदम हब बना के रखो वहां पे, अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन व्हाट, providing advice and encourages partnerships with key stakeholders including colleges, universities, think tanks and non-governmental organizations at home and abroad। सबके साथ बैठ के बातचीत करके एकदम बढ़िया अच्छा नॉलेज का इनोवेशन का सेंटर बने जो अपडेट होता रहे, जिसमें बार बार अपग्रेडेशन आता रहे। अब यही दो हब्स हैं दैट आर एट द कोर ऑफ नीति आयोग एफिशिएंट फंक्शनिंग। इन्हीं दोनों के ऊपर सारा बैठ के जिम्मेदारी आ जाती है कि ठीक है काम करना है, काम करेंगे। नाउ ये जो फंक्शन आ रहे हैं ये इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, कैसे कैसे? पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा कि हाँ ये पूरा पॉलिसी बनवा रहे हैं, फ्रेमवर्क बनवा रहे हैं पूरे देश का। नाउ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ओके, ये क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि स्टेट्स आपस में तालमेल के साथ काम करें और खुद सब एक दूसरे को स्ट्रांग बनाएं और एक दूसरे में कंपटीशन भी हो अच्छा। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है? आपस में स्टेट्स अपने आप में कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन अच्छा ज्यादा अपने अपने शहर को कर सकता है, अपने अपने स्टेट को कर सकता है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ हवा, ये स्वच्छ लैंड, स्वच्छ पानी, सब कुछ सारे सर्वेक्षण होते हैं हर चीज के और डेटा निकलता है। इंदौर पिछले 6 साल से रैंक 1 आ रहा है, आगरा एक बार तो लास्ट आया था। तो अब ये आगरा ताजमहल होने के बाद भी, तो अब ये सब पैरामीटर्स उस समय आप सोचो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वहां उस समय के, उनको कैसा लगा होगा कि मैं कैसे इनाम लेने जाऊं, मैं लास्ट आया हूं अपने पूरे लिस्ट में, पूरे सर्वेक्षण में 100 सिटीज का सर्वेक्षण हुआ, लास्ट आए। अब ऐसे केस में भाई म्यूनिसिपल कमिश्नर क्या कहेगा कि सर मुझे अपने सिटी में काम करवाना पड़ेगा बहुत जोर शोर से, नहीं तो ये अच्छा नहीं है, वहां जाके अच्छा नहीं लगता है। वहां पे जब बैठते हैं, जब अवार्ड लेते हैं इंदौर के मेयर, इंदौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर, हम जाते हैं, हम देखते रहते हैं सबको, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो उसमें होगा फिर कंपटीशन आपस में कि अच्छे सब अच्छा अच्छा करो, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, देखते भी रहो, फीडबैक लेते रहो, इवैल्यूएट करते रहो, टेस्ट होता रहे। थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये इनके फंक्शन मोटे मोटे तौर पे बांट दिए गए। नाउ नीति आयोग इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्टिकल्स और सेल्स, अभी देखते हैं वो आगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैसे कैसे फॉर एग्जामिनिंग एंड लुकिंग इनटू सेक्टोरल इश्यूज एंड अपनी प्रायोरिटीज फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सारे वर्ड ऐसे वाले हैं जो आप इकोनॉमी में भी देखते हो, जो आप पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में देखते हो ज्यादा, पॉलिटी में तो नहीं। ठीक है, तो ये वहां जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमने नीति आयोग को क्या किया कि हमने उसको वेरियस वर्टिकल में बांट दिया। वर्टिकल क्या होता है? जैसे मान लेते पीडब्ल्यू है, तो पीडब्ल्यू का एक वर्टिकल है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, फिर एक वर्टिकल है जेई और नीट कैटेगरी हमारी, फिर एक वर्टिकल है नीट पीजी, फिर एक वर्टिकल है गेट की, तो ऐसे एमबीए वाला भी। तो ये सारी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज अपने आप काम कर रही हैं एंड लुकिंग इनटू सेक्टोरल इश्यूज एंड प्रायोरिटीज के। अब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कैट एमबीए वाला कैसा परफॉर्म कर रहा है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का काम है कि अपने बच्चों को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्लियर करवाना। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का काम नहीं है कि आप कैट का एग्जाम निकाल डालो, हम वहां उतना ज्यादा हमें वो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में बांटा, वर्टिकल पूरा वर्टिकली अरेंज किया और देखा कि हाँ क्या बेस्ट है। नाउ ये है वो वर्टिकल सारे सेल्स, जैसे एक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेल, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया सेल, डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस सेल, एजुकेशन। अब ऐसे करके 25 डिपार्टमेंट है, 25 वर्टिकल्स हैं, 25 सेल कह लो इन्हें, कुछ भी कह लो। तो ये डिफरेंट वर्टिकल या सेल्स हैं नीति आयोग के। दे प्रोवाइड द रिक्विजाइट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति आयोग टू कैरी आउट इट्स मैंडेट। जो इनको काम दिया गया है उस काम को करवाने के लिए सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में मर्ज होते हैं, काम करते हैं, कोई एक साथ दूसरे से कोलैबोरेट करता है और देते हैं फिर नीति आयोग काम करके कि लो सर हो गया हमारी तरफ से, ये रही रिपोर्ट। ठीक है, ओके। नाउ जो नीति आयोग को जो सिद्धांत मिले हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये कुछ कुछ हैं, जैसे अंत्योदय है, जैसे इंक्लूजन है, जैसे विलेज है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो ये सबका सब प्रिंसिपल्स हैं
कि जब नीति आयोग काम करना शुरू करे, फंक्शन करे, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करे, तो इन सिद्धांतों को याद रखे, ये सारे सिद्धांत। अब ये सरकार ने एक डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, डॉक्यूमेंट ऑन नीति आयोग, जिसका नाम था प्लानिंग टू नीति, ऐसा था। ठीक है, ये था उस डॉक्यूमेंट का नाम। तो उस डॉक्यूमेंट में सरकार ने कहा कि हम ऐसे कुछ सिद्धांत लिख के दे रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल लिख के दे रहे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, नीति आयोग को इनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे क्या, अंत्योदय योजना भी है सरकार की। ठीक है, प्रायोरिटाइज सर्विस एंड अपलिफ्ट द पुअर, मार्जिनलाइज एंड डाउन ट्रॉडन सेक्टर ऑफ सोसाइटी एज इनंसिएटेड इन द पंडित दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ अंत्योदय। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय में भी इस चीज का जिक्र है कि जो हमारे देश के गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो कमजोर वर्ग है, जो जिसको बिल्कुल कुचला गया है, उस वर्ग को हम ध्यान में रखें, उनके लिए सर्विस दें, सेवाएं दें, उनको अपलिफ्ट करें, बस। ठीक है, फिर इंक्लूजन के इंक्लूड करना ही करना है। एम्पावरिंग वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस, जितने भी हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो जिनके ऊपर ये खतरा है कि कहीं ये गायब ही ना हो जाए, तो ये सारे के सारे। रिड्रेसिंग आइडेंटिटी बेस्ड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड्स, जो जेंडर, रिलीजन, रीजन, कास्ट, क्लास, इन सबको कोई, इन सारे जितने भी ये अड़ंगे हैं बीच में रास्ते में, इनको पार करके सबको इंक्लूड करो, अच्छे से सबका विकास करो, ये बात हुई। फिर विलेज, इंटीग्रेट आवर विलेजेस इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। गांव में विकास पहुंच गया, सब जगह विकास पहुंच जाएगा। ठीक है, टू ड्रॉ ऑन द वाइटैलिटी एंड द एनर्जी ऑफ द बेडरॉक ऑफ अवर एथोस, कल्चर एंड सस्टेनेंस। जैसे गांधी जी कहते थे, भाई मेरा भारत गांव में बसता है। क्यों कहते थे? क्योंकि गांव में ही हमारा एथोस है, गांव में ही हमारे सारे एथिक्स हैं, हमारा जितना प्रिंसिपल है, हमारा जितना सोसाइटी का फैब्रिक है, वो गांव से निकला हुआ है, वो गांव से आया है। और अंबेडकर जी इस बात पे मना करते थे, कहते थे गांव में तो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वही तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है सारी, कि वही तो मेरे लोगों को आप गांव में अंदर नहीं जाने देते हो। चलो ये भी बात सही है। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये चाहता है नीति आयोग कि हम हार्नेस करें हमारा ग्रेटेस्ट एसेट जो है हमारे पीपल ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कितने आपके यहां वर्किंग पॉपुलेशन है जो आउटपुट देने के लिए रेडी है, अपॉर्चुनिटी दो बस। तो वो चीज है ये कि बाय फोकसिंग ऑन देयर डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन ऑल्सो एंड स्किलिंग ऑल्सो एंड देयर एम्पावरमेंट थ्रू प्रोडक्टिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, कि मौका मिले बस, काम करेंगे हम, तो सब काम करेंगे। और यही मौके की तो प्रॉब्लम आ रही है सारी। मतलब आप देखो, अगर मौकों की कमी ना हो तो एक आर्ग्यूमेंट मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि फिर यूपीएससी या स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर मौकों की कमी ना हो। मतलब मौके भरपूर हों प्राइवेट सेक्टर में, मौके भरपूर हों जॉब्स में, तो कईयों का रुझान नहीं होगा। पर इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट ये भी है कि नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के, अच्छे अच्छे मौके छोड़ के यहाँ आते तैयारी करने, 3 साल 4 साल 5 साल, और फिर वो मेहनत करते हैं। और पता है आपको एक बात बताऊं, जब आप लबासना पहुंचोगे वहां पे आपको ना एक बहुत ही अजीब प्रिंसिपल देखने को मिलेगा, एक अजीब वहां पे फील आती है। क्या पता है? वहां पे ना जो जितना लेट पहुंचता है अपनी तैयारी में, मतलब जिसने सबसे ज्यादा अटेम्प्ट दिए होते हैं, कोई अगर 4 5 6 अटेम्प्ट वाला बच्चा जब वहां पहुंचता है सेलेक्ट होके, पता है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। उसको एक्चुअली लोग ज्यादा कहते हैं कि यार असली तो आप ही ने झेला है, असली तो आपने ही पूरा रगड़ा है, सबसे ज्यादा नॉलेज आपको ही होगी। हम लोग जो पहले दूसरे अटेम्प्ट में आ गए, हम तो कुछ कम ही किताब पढ़ के आए होंगे, हमारे आंसर जैसे भी होंगे, पर हम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, हमने मेहनत करी थी। पर आपने क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करी है, आपने और भी चीजें त्याग करके, आपने और ज्यादा जिसे कहते हैं फोकस होके आपने यहाँ पे तैयारी, आप लगे रहे, और 30 32 33 की उम्र में भी अगर आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, दैट मीन्स आप बड़े हो इस बार, आप तो जीत गए। भले ही आप हो सकता है एज की वजह से आप कैबिनेट सचिव ना बन पाओगे, ठीक है, पर क्योंकि आपने ये जो 5-6 साल की जो मेहनत करी है और आपको अब जो रिजल्ट मिला है, इसकी वैल्यू ही कुछ और है। तो वो बात है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि हाँ, हमारे यूथ को अगर अपॉर्चुनिटी मिले भरपूर, तो उसको ऑपेड में लिखा था, ओपिनियन वाला आर्टिकल था, वो एडिटोरियल था, उसमें ये लिखा था कि अगर अपॉर्चुनिटी भरपूर हो, सब कुछ हो, प्राइवेट सेक्टर, जैसे अब कोई डेवलप्ड कंट्री होती है, जैसे अमेरिका, जैसे स्कैंडिनेविया, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर में काम करने को ये माना जाता है कि अरे यहाँ तो पैसा तो है नहीं, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों जाएं, नहीं जा रहे। अब यूएस क्योंकि कैपिटलिस्टिक कंट्री है, यूएस में आपको पब्लिक सेक्टर में हो सकता है 40-50 की एज पे भी आपको बुला लें कि सर आप एक काम करो, आप हमारे अंडर सेक्रेटरी बन जाओ,
या आप हमारे एडवाइजर बन जाओ, या आप हमारे कोई और, जैसे कहते हैं, कोई और पोस्ट ले लो सरकार में आके। लोग आते ही नहीं है, मना कर देते, क्यों आएंगे, नहीं आ रहे, पैसा नहीं देते हो आप, सरकार पैसा नहीं देती है, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर में खुश हैं, वो वहाँ मिलियंस कमा रहे हैं, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आके कुछ नहीं है। $2 लाख की सैलरी होती है एनुअली, लो फंस गए। $2 लाख की सैलरी तो जज की होती है, तो इनकी तो और भी कम होगी, कोई क्यों जाए वहाँ पे। लोग कहते हैं हम तो यार मिलियंस ऑफ डॉलर उठा रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो वहीं रहेंगे। यही हम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि हमारे यूथ को मिले, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम हार्नेस करें बहुत पूरी फुल तरीके से, फुल पोटेंशियल हम उसका यूज कर पाएं, हमारे लोगों का, पीपल ऑफ इंडिया का। यही तो हमारा सबसे बड़ा एसेट है। और अब तो खैर हमने चाइना को भी बाईपास कर दिया पॉपुलेशन में, हम तो सबसे बड़े हैं। ओके, पॉपुलेशन में नहीं, सॉरी, पॉपुलेशन की ग्रोथ में, ठीक है। नाउ कम्स एक और इनका, अपने जो इनका प्रिंसिपल है वो क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों का भी भैया अब जुड़ाव करो इनसे, लोगों को पार्टिसिपेट करवाओ, लोगों को भागीदार बनाओ, कि ट्रांसफॉर्म द डेवलपमेंटल प्रोसेस इनटू अ पीपल ड्रिवन वन। अब ऐसा नहीं होगा कि सरकार अपने ही वहां बैठ बैठ के अपना काम कर घर चली गई, नहीं, लोगों को बुलाओ, लोगों को इन्वॉल्व करो, मेकिंग एन अवेकेंड एंड पार्टिसिपेटिव सिटीजनरी, ताकि लोगों को पता चले। अब मैंने पिछली बार कहा भी था कि कितनों को पता ही होता है इंडियन ट्रेड सर्विस क्या होती है, कौन जाके कभी देखता है सीएजी की रिपोर्ट, कोई नहीं देखता है। किसी को ये भी नहीं पता होता है सेंसर बोर्ड में जो आ और वाह लिखा होता है, यूए लिखा होता है, पता ही नहीं उसका मतलब क्या है। ऐसे वाले बच्चों ने आंसर भी दिया इस बार उसका, दैट्स वेरी गुड, किसका मतलब आप अवेयर तो हो। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन, क्या स्वच्छ भारत मिशन के पहले कोई सफाई के लिए कोई अभियान नहीं था? कोई नहीं था अभियान, क्या लगता है आपको? था, बिल्कुल था, पर पढ़ता कौन था, जानता कौन था उसके बारे में? कोई नहीं जानता था। हम और आप जैसे यूपीएससी उस समय तैयारी कर रहे होते थे तो हम बच्चे पढ़ते थे उसको बस, और किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। निर्मल ग्राम योजना, राजीव गांधी निर्मल ग्राम योजना, ये योजना तो थी ना हमारी, वो तो हम करते ही थे पहले भी। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि हमें चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए ड्राइवर, जो क्या होगा, एक अवेकेंड सिटीजनरी, अवेकेंड जेंट्री हमारी, जो बिल्कुल पार्टिसिपेटिव है, एकदम घुस के सवाल पूछती है, बात करवाती है, आंसर लिखवाती है, बुलवाती है, आरटीआई मंगवाती है, जैसे मंगवाया गया है अभी इसका इंडियन रेलवेज का। नाउ गवर्नेंस, नर्चर एन ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, प्रोएक्टिव एंड पर्पसफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। मतलब प्रोएक्टिव हो, ऐसा नहीं कि जब हाँ कोई हादसा हो गया तो जागे, नहीं, हादसा ना होने दो, रोको पहले ही। और ओपन गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, अकाउंटेबल गवर्नेंस हो, प्रोएक्टिव हो, पर्पसफुल हो, स्टाइल है ये उसका स्टाइल। ट्रांजिशनिंग फोकस फ्रॉम आउटले टू आउटपुट टू आउटकम, ये 3 नए वर्ड आ गए। ओ क्यूब, ये क्या हुआ? तो ओ क्यूब का मतलब है यहाँ पे कि आउटले माने पहले तो कोई चीज बिछाना, कोई चीज को लेके आके आपने दिखा दिया, सब मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसका आउटपुट बताओ मुझे क्या है। तो आउटले तो आपने मुझे दिखा दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, प्लान अच्छा देखने में यहाँ लगा हुआ है, ब्लूप्रिंट दिख रहा है, अच्छा है, सब कुछ है, पर मुझे इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटकम दिखाओ मुझे क्या हो रहा है। पॉलिसी फॉर्मेशन तो हमेशा ही बढ़िया होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दिखाओ मुझे कैसा है, और पॉलिसी इंप्लीमेंट होके उसका रिजल्ट क्या है वो दिखाओ मुझे, ठीक है। नाउ सस्टेनेबिलिटी, मेंटेन सस्टेनेबिलिटी एट द कोर ऑफ आवर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा जो भी हम प्लानिंग जो बनाएं, जो भी कुछ करें, वो सस्टेनेबल हो, बिल्डिंग ऑन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट। ये तो कोर में रहना चाहिए, हम कोई भी सिद्धांत लेके आए, इसीलिए हम लाए हैं 2030 तक हम क्या हो जाएंगे, हमारे यहां क्या होगा, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हमारा गोल है ना। अभी कितने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, कितने परसेंटेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की देश में, जरा बताना एक बार। और 2030 तक हमें 30% करना है इसको। तो इसका मतलब क्या है कि हम सस्टेनेबल होना चाहते हैं, हम एनवायरनमेंट को सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा देना चाहते हैं कि हाँ आपके लिए पेड़, पानी, पौधे, ग्लेशियर सब कुछ है, और कुछ पिघला नहीं रहे हम, ठीक है, ऐसी कोई चीज ना हो जाए। नाउ ये हमारे कोर में रहेगा हमारी बात के। अब नीति आयोग के लिए कुछ इसके बाद, जब अगर इतने ऑब्जेक्टिव इनके रेडी हो गए, गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए, फिर नीति आयोग के पास ऐसे 7 पिलर आ गए इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। वाह, ये और नई चीज आ गई। फिर क्या है, नीति आयोग होना चाहिए प्रो पीपल संस्था, फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। अच्छा ठीक है। प्रोएक्टिव होना चाहिए इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स, कि प्रोएक्टिव होकर काम करें। ये नहीं जब सिटीजन साहब कॉल कर रहे हैं, सिटीजन लेटर लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, पिटीशन लिख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तब एक्टिव हो, नहीं, पहले से एक्टिव हो जाओ कि एंटिसिपेट करो सिटीजन्स को क्या चाहिए। अच्छा, पार्टिसिपेशन करवाओ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनरी, लोगों को बुला बुला के बात करो, अच्छे अच्छे जेंट्री को बुलाओ, जो लोग स्टेक होल्डर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, टीचिंग किसी कोई अपने कोई बोर्ड के होंगे, जो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं उनको बुलाओ। फिर एम्पावर करो विमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए तालिबान ने क्या किया, अभी ब्यूटी पार्लर बैन कर दिए।
अब इससे क्या हुआ, ब्यूटी पार्लर, मतलब महिलाओं जहां सैलून में जा सकती हैं, जहां बैठ के, वो एक जगह है जहां पे आदमी लोग नहीं जाते हैं, तो वहां पे जाके वो बैठ के अपना खुले दिल से बात कर सकती हैं। उन्होंने वो बैन कर दिया कि नहीं, कल को अगर महिलाएं इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई, तो हमें उखाड़ के फेंक देंगी, डर के मारे। बस आर्ग्यूमेंट है उनका। खैर ठीक है, इंक्लूजन ऑफ ऑल, सबका, SC ST OBC माइनॉरिटीज, गरीब, गांव, किसान, सब हर चीज का। नाउ इक्वालिटी, बराबरी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, के हर किसी को, हर नौजवान को इक्वालिटी मिलनी चाहिए इन द मैटर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास मौके ही ना हो, वो चीज ना होने पाए। ट्रांसपेरेंसी हो, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, दिखाए सरकार को, सरकार को दिखवाए जनता के सामने कि देखो साहब, आपकी सरकार काम कर रही है, ये सारे इन्होंने काम किए हैं, अब ये और आके बाद में काम करेंगे, क्या क्या, ये सब चीजें। फिर थ्रू इट्स कमिटमेंट टू, कैसे करेगी ये, अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट, इगैलिटेरियन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। इगैलिटेरियन माने क्या होता है, इगैलिटेरियन माने कोई ईगल चील नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इगैलिटेरियन मतलब होता है हर किसी को उसके हक जितना बराबर अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे अगर मेरा मन है कि मैं कल को पायलट बन जाऊं, तो मुझे मौका जरूर मिले, भले ही मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊं, भले ही मेरे में एबिलिटी नहीं है कि भाई चश्मा लगा हुआ है मेरा, तो लो, आधा तो वैसे ही बाहर हो गया मैं। पर क्या है कि अगर मुझे पायलट बनना है कल को और मुझे जहाज उड़ाना है, तो बिल्कुल मेरे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो इस वजह से कि मुझे कोई बोल दे कि नहीं नहीं, तुम तो खाली टीचिंग कर सकते हो, टीचिंग करो, तो मतलब यानी मेरे से एक मौका छीन लिया गया। कल को अगर मैं चाहूं मैं नर्स बन जाऊं, तो नर्स बनने के लिए कहेंगे क्या बायो थी 12th में, मैं कहूंगा हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं थी, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, फिर नहीं बन सकते यार, ये गलत चीज़। अब तो खैर हम नई पॉलिसी में ये भी कह रहे हैं बिना बायो के आप एंट्रेंस दे लो, नीट का एग्जाम दे लो, खैर वो अलग मैटर है। नाउ पार्टिसिपेटिव एंड अडाप्टिव गवर्नेंस एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज इंक्रीज करो, ठीक है। पार्टिसिपेटिव और एडाप्टिव गवर्नेंस का यूज करो, मतलब एडाप्टिव माने क्या, नए समय के अनुसार नई सरकार, नई नई राजतंत्र, नया सब कुछ। द नीति आयोग इन वजह से सीक्स टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट टू द डेवलपमेंटल प्रोसेस, करवा पाता है, ये सब काम करा पाता है, तब जाके वो सब करवा पाता है। क्या क्या, डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट दे पाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस को, कि अब लो हम बता रहे डायरेक्शन कैसे और होना चाहिए, इतना हमने सब कुछ एंगेज कर लिया, सबको इन्वॉल्व कर लिया, टेक्नोलॉजी बढ़ा ली, तब हमें मिला है डायरेक्शन नया जिस पे हम काम करेंगे। अच्छा, काम कैसे करवा रहे हैं, वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू काम करवा रहे हैं। नीति आयोग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टू एनेबल द गुड गवर्नेंस इन इंडिया, कि जब तक हमारे देश के स्टेट्स सेंटर को ऐसा मानेंगे, ये सेंटर तो बहुत ही बड़ा भाई है, बात ही नहीं सुनता है, करता ही अपने मन की, हमेशा कुछ, हमेशा जो आता है तब पार्लियामेंट यूनियन जो चाहे उठा के हमको आड़ा टेढ़ा तिरछा कर देती है, हमसे ना हो पा रहा। तब क्या हो रहा है कि ये एक एस्पेक्ट है कि हमारे जो फेडरलिज्म का, कि जो फेल हो रहा था, फिर हमने बोला कि एक काम करते हैं, अच्छे से इसको करते हैं, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करवाएंगे, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई सारे छोटे भाई मिलके आपस में बैठ के ताश खेलेंगे, अब आराम से बैठ के बातें करेंगे, खूब अच्छे से बातें हो जाएंगी। सब लोग जब इन्वॉल्व होंगे नहीं डिस्कशन में, डायलॉग में, तो बात कैसे होगी। नाउ द ब्रिंगिंग स्टेट्स टुगेदर एज टीम इंडिया टू वर्क टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, यही टीम इंडिया का प्लान था कि सबको बुलाते हैं, सबको बिठाते हैं। अब इसी सिलसिले में नीति आयोग ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, मीटिंग्स बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल सीएम्स, लो सब आके मिलके बैठ गए यहाँ पे, ये टीम इंडिया की मीटिंग हो गई, सबके सब बैठे हैं इसमें, पीएम मोदी जी हैं यहाँ पे योगी जी भी है, ये रहे, तो ये तो समझ में आ ही जाएंगे क्योंकि बीच में है। नाउ सब ग्रुप्स ऑफ सीएम्स ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कोई नेशनल इंपॉर्टेंस आ गया, कुछ सीएम ने एक साथ बैठ के बात करी, मोदी जी तक पहुंचवा दी कि सर हमें बात करनी है, नीति आयोग में बैठ के बात करते हैं, इसको करवाते हैं, वो करवा दी गई। फिर आगे और चले, क्या है, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हो उसको सबसे बंटवाओ, सबसे अच्छा करवाओ। पॉलिसी सपोर्ट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड यूटी फंक्शनरीज, के हर किसी को पॉलिसी में सपोर्ट करो, हर किसी की कैपेसिटी डेवलप करवा दो, और अगर आप डेवलप नहीं करवाओगे, स्टेट्स अपने आप से अगर विकासशील खुद नहीं हो सकते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग ना हो सके, तो भैया एक काम करो कि उनकी हेल्प करो कि वो खड़े हो पाए। अच्छा, लॉन्चिंग ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, कई ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहां अभी तक रेलवे लाइन तो क्या बिजली की लाइन नहीं पहुंची है, तब कैसे वहां पहुंच पाएगी, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को बोलो कि हम आपको बोलना चाह रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कि आपकी मंशाएं हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं कि आप भी हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली जैसे आप बन जाओ, आप जिले, आप लोग, तो आपको हम बोलेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट।
और आप एडीपी प्रोग्राम के तहत माने जाओगे और हम आपको डेवलपमेंट करवाएंगे क्योंकि आप एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो। अच्छा ठीक है। थीम बेस्ड एक्सटेंसिव एंगेजमेंट्स इन वेरियस सेक्टर्स के, जैसे हैवी इंडस्ट्री है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, एफएमसीजी सेक्टर, या और कोई इंडस्ट्री है, मान लेते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो अब कोई अगर एक सेक्टर है तो उसको उसी के अनुसार उसी की थीम बेस्ड एक्सटेंसिव एंगेजमेंट करवाओ इन वेरियस सेक्टर्स। अब बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में ये तो नहीं हो सकता कि पेप्सी बैठना शुरू कर दे, नहीं, पेप्सी का काम नहीं है, पेप्सी का काम एफएमसीजी में है। तो पेप्सी को बोला जाएगा कि आपका सेक्टर है एफएमसीजी, वहां पे हम आपको बैठक में बुलाएंगे। या एजुकेशन प्लेटफॉर्म, तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म में जोमेटो का योगदान अभी नहीं है, मान लेते हैं, हो सकता है बाद में जोमेटो ये भी कर दे कि हाँ मैं किताबों की डिलीवरी भी शुरू करवाता हूँ, लाओ, तब हो सकता है जोमेटो का एक वर्टिकल शुरू हो गया है किताबों में, पेंसिलों में, स्टेशनरियों में, ब्लिंकिट तो करवाते ही हैं वो उससे, ठीक है। नाउ फ्रेमिंग मॉडल लॉज फॉर लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, कि हम ऐसे मॉडल लॉ बनाएंगे फॉर लैंड लीजिंग, नई तरीके से लैंड किसी को लीज करना। जैसे आप कहीं अगर जमीन लेते हो तो अब तो कई कई डिस्ट्रिक्ट्स में होने लग गया है कि आपको जमीन लेने में ये नहीं होगा कि आप जमीन आपके नाम पे हो गई परपेचुअली, नहीं, जैसे आप जब किसी सिटी के अथॉरिटी से कोई भी एडीए होता है, डीडीए होता है, इन सबसे जब आप कोई फ्लैट या कोई प्लॉट खरीदते हो तो वो कहते हैं हम आपको लैंड लीज कर रहे हैं 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख में, जितने भी जो सर्कल रेट होगी उसकी, फॉर 99 ईयर्स। 99 ईयर्स तक आपके पास अब ये प्लॉट रहेगा और आप या आपके बच्चों के पास। फिर 99 ईयर्स के बाद इसको हो सकता है हम रिव्यू करेंगे, हम इसको रिन्यू करेंगे इस लीज को। तो लीज हमने आपको दे दी है 99 साल की, राइट टू यूज दिस प्रॉपर्टी एज यू सी फिट, वो सब कर लो, ठीक है। एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशंस फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड आइलैंड ऑल्सो, आइलैंड भी तो है हमारे पास 2 जगह, उनको भी तो भूलना थोड़ी है, वो भी तो हैं, तो वो भी हैं। सबके लिए एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन होना चाहिए। अच्छा ठीक है। Also established models and programs for the development of infrastructure and to reignite and re-establish the private public partnership. मेन मॉडल तो हमारा यही था शुरू से। हम सरकार तो हर जगह जाके अब रोड बनाने नहीं लगेगी। अब क्या होता, अगर आपका कोई सड़क पे गड्ढा है, अब उस गड्ढे को आपने देखा कि वहां से यार रोज इतने सारे लोग निकलते हैं, वो गड्ढा और बड़ा होता जा रहा है, भाई सड़क धंसने वाली है, कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें कई सारे लोग ऐसे 2 व्हीलर वाले जा रहे होते हैं, गिर जाते हैं उसमें। अब ऐसे में आप नगर निगम से बोलो, पीडब्ल्यूडी से बोलो, भैया वो गड्ढा भरवा दो सर, वो क्या है, तो वही तो वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है हम वेंडर को बुलवाते हैं, जिसने ये रोड बनवाई थी हम उसको बुलाते हैं, वो अभी इसको मेंटेन करेगा। तो उस वेंडर को बुलाया जाएगा, हाँ भाई तूने कैसी रोड बनाई, तो कहेगा सर मैंने तो अच्छी बनाई थी, बारिश आ गई, डामर बह गया उसमें से, निकल गया उसमें से। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो रही है। सरकार ने टेंडर दिया, रोड बना के दिखाओ हमें, रोड बनाओ और पैसा ले जाओ, ठीक है। अब रोड तो आपने बना दी, तो क्या आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि रोड बनी तो हुई है, रोड की मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं रोड बना के चले गए, इतनी 2 इंच की उसमें आप डाबर डाली आपने, सारी लोगों ने उस पर पैर से ही मारी लात और सारी जितनी गिट्टी होती है सब साइड हो गई, ऐसा ना होने पाए। सड़क कच्ची नहीं होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन भी करो। अगर उसमें गड्ढे आ रहे हैं, उसका स्पीड ब्रेकर टूट टाट गए, उनको दोबारा सही करवाओ, अच्छे से बनवाओ। और इस रोड को जब तक आप 2-3 साल 5 साल तक मेंटेन नहीं करोगे, तब तक आपको पूरा अमाउंट हम डिस्बर्स नहीं करने वाले, सोच लो। और रोड में दिक्कत आई, कंप्लेन आई, तो पेनल्टी भी लगेगी। अच्छा ठीक है, ये होती है पीपीपी। अब ऐसे में कई बार प्राइवेट वेंडर्स या ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद फंस जाते थे कि यार ये तो अच्छी बीमारी लग गई सर में, ये तो ऐसे अच्छा होता मैं करता ही नहीं काम। तो ऐसे में कई बार पीपीपी मॉडल में से जो प्राइवेट सेक्टर का जो भरोसा था वो टूट रहा था। वो ये कह रहे थे कि सर हम काम कर रहे हैं, कोई धर्म सेवा नहीं कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमें अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोई नीचे से कोई नाली फट गई, कोई पाइपलाइन टूट गई, तो हमारे तो प्रॉब्लम हर जगह से आ रही है। फिर मेरा उसमें मेंटेनेंस में इतना पैसा जा रहा है जितना मैंने लगाने में नहीं खर्च किया था, बनाने में नहीं खर्च किया था, ये सब प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कि नीति आयोग के पास अब जिम्मेदारी हम देते हैं कि आप नए नए मॉडल ऐसे लाओ, नए नए प्रोग्राम ऐसे लाओ जिनकी वजह से डेवलपमेंट हो सके ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी। इसको आप दोबारा से रीग्राइट करो, रीस्टैब्लिश करो फिर से। कैसे? तो इन्होंने कैसे किया? सच एज द सेंटर स्टेट पार्टनरशिप करवाई इन्होंने पहले। कौन सी वाली? डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स एंड यूटीज, DSSS। अच्छा, एंड द सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7 प्रोग्राम, ये रहा 7 प्रोग्राम, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल को सस्टेनेबली हमें जो क्या कहते हैं एक्शन है इनका फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन कैपिटल, ये भी है। ओके फाइन। फिर क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म।
यहां पे हमने बात करी प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बाय फैसिलिटेटिंग इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स यूटीज। सबके पैरामीटर निकाल दो, लिस्टें निकाल दो, इंडेक्स निकाल दो, रिपोर्ट निकाल दो, और ये निकाल दो कौन टॉप पे कौन लास्ट पे। अपने आप सब एनकरेज हो जाएंगे अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, एनकरेजेस healthy competition among states through transparent rankings in various sectors along with a hand holding approach। अब कुछ स्टेट्स हैं तो कह रहे हैं स्वच्छ भारत माने क्या होता है, वो कहेंगे स्वच्छ भारत माने ये होता है कि सफाई करो, गांधी जी कहते थे सफाई करनी है, सफाई जरूरी है, क्लीन लाइनेस इज गॉड लाइनेस। तो कहेंगे अच्छा सफाई कैसे होती है, हम कहेंगे सफाई माने होता है नालियां साफ करो, अपने जितने तुम्हारी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, तलैया हैं, इनको साफ करो, और लैंडफिल साइट्स उनको खत्म करो, अच्छे से कूड़ा वूड़ा सही जगह डालो, और रीयूज करो, रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो। बोलेंगे अच्छा इतना कुछ होता है, हमने कहा हाँ, और इसके पैरामीटर बनेंगे, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप लास्ट आ जाओगे और सिटी आपकी हार जाएगी, नहीं मिलेगा बोनस। अच्छा ठीक है, तो इस वजह से निकला कई सारे इंडिसेस, कई सारे इंडेक्स लॉन्च बाय नीति आयोग। क्या क्या है, जैसे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के पढ़ाई का स्तर कैसा है भाई, ये तो देखो, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये सारे ये लेके आए। क्या लेके आए, ये सारे इंडेक्स हैं, ये सारे कुल मिला के लिस्ट है, टॉपर्स लिस्ट है। तो टॉपर्स लिस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं, जो हरे वाले हैं, केरला, मिजोरम, ये सब हरे में आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। लाल में तो अब एक ही आने हैं, वही आए हैं। ठीक है, तो यूपी है लाल में। ये कब है, 2019-20 का डेटा है हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट का। अच्छा ठीक है, तो हो गया, ठीक है, ये 2019-20 का था। अब ये देखते हैं विच इज द बेस्ट स्टेट फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि ये है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। इसमें रैंक आ रहे हैं जो डार्क है, सबसे डार्क है, सबसे डार्क है केरला, उसके बाद है चंडीगढ़, उसके बाद तमिलनाडु, फिर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात। मतलब ये बता रहा है कि कहां पे बच्चों के पढ़ने के संसाधन सबसे बढ़िया है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज, सारे पुस्तकें, रहना, वहां का खाना पीना, मिड डे मील, सारे इसमें पैरामीटर होते हैं, कौन सा सबसे बढ़िया फिट बैठ रहा है, तो वहां निकाला गया। और लास्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश आए, झारखंड आए, नागालैंड, मेघालय, बिहार। तो चलो ठीक है, अब ये सब आए तो आए। तो अब ये अब ये जो लास्ट आ रहे हैं, ये जो परेशान हो रहे हैं, इनको हम बोलेंगे कि हम आपको हैंड होल्डिंग अप्रोच, आपका हाथ पकड़ के चलवाएंगे आपसे, चलो चलोगे कैसे नहीं, आप विकास तो करोगे ही करोगे आप। तो ठीक है, ये डेटा निकल के आ गया था। अब इसके बाद दे ऑल्सो रिलीज डेल्टा रैंकिंग्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवरी मंथ। मतलब डेल्टा ये क्या होता है, डेल्टा मैथमेटिक्स में एक ग्रीक सिंबल होता है डेल्टा, या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई मैथ्स के बच्चे होंगे तो समझते होंगे डेल्टा माने क्या होता है। डेल्टा होता है डिफरेंस। जैसे मेरे पिछले बार मान लो मेरे प्रीलिम्स में नंबर आए थे, चलो मेरे पहले अटेम्प्ट में आए थे, मेरे नंबर आए थे 80 समथिंग आए थे, नहीं हुआ। ठीक है, फिर प्रीलिम्स में पहली बार मेरे आए P1, ठीक है, मेरे आए 80s में, ओके, नॉट सिलेक्टेड। फिर प्रीलिम्स 2 में मेरे नंबर आते हैं 114। मतलब मेरा डेल्टा कितना हो गया, मेरा डेल्टा हो गया 34। ये है कुछ मेरा डेल्टा। मेरा इंप्रूवमेंट कितना है, मैं कितना ज्यादा आगे बढ़ पाया। तो अब ये देखा जा रहा है हर महीने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, कि आपका डेल्टा कितना इंप्रूव हो रहा है, आप कितना ज्यादा बेटर काम कर पा रहे हो। तो अब जैसे कटिहार है, गया है, मुजफ्फरपुर है, छतरा है, रिभोई है मेघालय में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, जिलों का निकाला गया डेल्टा, कि आप कितना इंप्रूव कर पाए, और इनकी रैंकिंग निकालना शुरू कर दिया कि आप बेटर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो जिसका डेल्टा ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, ज्यादा तेजी से वो लीप कर रहा है आगे फ्यूचर में बढ़िया से। एंड रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन वेरियस सोशल सेक्टर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये मिट गया, सॉरी, हाँ, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया encourages them and even districts to improve their performance। अच्छा ठीक है, तो स्टेट्स की रैंकिंग करना शुरू कर दिया, स्टेट्स की रैंकिंग इन वेरियस सोशल सेक्टर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये बिल्कुल डेटा पे बात करेंगे, बिल्कुल क्वांटिटी पे बात करेंगे, कौन कितना शीट बना के, गूगल शीट, गूगल MS एक्सेल बनाओगे कि कौन सा स्टेट कहां रैंक कर रहा है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है। और अगर नीचे है तो उनको एनकरेज करेंगे कि सर आप हेल्प कीजिए अपने लोगों को, अपने जिलों को, अपने आप से इनको ऊपर लाइए और इनकी इंप्रूवमेंट, अपना परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव करवाओ। अच्छा ठीक है, फाइन, अच्छा लगा। अब ऑटोनॉमस एंड अटैच्ड ऑफिसेस, नीति आयोग के 2 ऑफिसेस हैं,
एक है ऑटोनॉमस ऑफिस और एक है अटैच्ड ऑफिस। तो ऑटोनॉमस ऑफिस जो ऑटोनॉमस जो बॉडी है उसका नाम है नाइलर्ड। ठीक है, नाइलर्ड नाम बड़ा अजीब सा है, निलर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, पहले इसका नाम हुआ करता था IAMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम निलर्ड हो गया है। दूसरा इनका एक अटैच्ड ऑफिस है जिसका नाम है DMEO। ठीक है, दोनों चीज देखते हैं एक एक करके क्या हुआ है। तो हुआ ये है कि जो निलर्ड है, निलर्ड का पहले नाम होता था IAMR। ठीक है फाइन, क्या काम है इनका? सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है अटैच टू द नीति आयोग। अच्छा ओके। फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। हर चीज का इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ढूंढो कि डेटा क्या क्या कहता है, डेटा क्या कह रहा है, कि क्या बच्चे एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे अगले साल, और देंगे तो कितने नंबर आने वाले हैं। अगर एक स्कूल में डेटा निकले, रिजल्ट बच्चों का थर्ड सेमेस्टर पूरा हो जाए, थर्ड टर्म पूरा हो जाए, उसके बाद एक रिजल्ट निकलेगा बच्चों का, रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास अच्छा कर रही है, कौन सी क्लास अच्छा नहीं कर रही है। तो जो अच्छी क्लास नहीं होगी, जो अच्छा नहीं कर पा रही होगी एग्जाम में, फिर उसके टीचर्स को बुलाया जाएगा, इधर आओ जरा, क्या पढ़ा रहे हो बेटा तुम ऐसा जो तुम बच्चे ये कर नहीं पा रहे हैं एग्जाम में, और दूसरी क्लास के बच्चे कर ले रहे हैं, दूसरे सेक्शन के बच्चे कर ले रहे हैं। अगर तुम्हारे यहाँ नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब तुम टीचर प्रॉब्लम है कुछ, क्योंकि तुम टीचर अच्छे नहीं हो, ये इशू है। तो रिसर्च हो गई, डेटा कलेक्शन हो गया, एजुकेशन उनकी फिर पहुंची, ट्रेनिंग इन ऑल आस्पेक्ट। ये मैंने एग्जांपल लिया है इसका स्कूल टीचर का, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं। तो निलर्ड तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करता है, ह्यूमन कैपिटल पे, ह्यूमन रिसोर्स पे काम करता है, और मॉनिटर करता है सारी ग्रोथ, सारा डेटा कलेक्शन, सब कुछ दिखता रहता है। ठीक है, 1962 में IAMR का गठन होता है। IAMR जो पहले जिसका नाम IAMR था, जो अभी निलर्ड है। ठीक है, कैसे कैसे हुआ था? SRA एक्ट ऑफ 1860 का एक्ट है। 1860 में और एक इंपॉर्टेंट चीज आई है जो आजकल बहुत चर्चा में भी है, बताना क्या है? ओके, तो SRA एक्ट आया था जिसके तहत हमने बनाया IAMR एज एन इंस्टीट्यूशन दैट वुड डू व्हाट? दैट वुड फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज एंड अंडरटेक पॉलिसी रिसर्च ऑन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। कि एक ही IAMR ऐसी संस्था बन जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, जहां पे कई सारे आइडियाज आ सकेंगे, कई सारे आइडियाज को हम इकट्ठा करेंगे। जैसे चेक क्लियरिंग हाउस होते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे सारे चेक जाते हैं, फिर क्लियर हो जाते हैं अगर उनमें बैंकों में अकाउंट में पैसा होता है उनके, तो ठीक है। तो एक ऐसा क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज बनाएंगे हम, जो अंडरटेक करेगा पॉलिसी रिसर्च ऑन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड टू इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड प्रमोट पॉलिसी इंटीग्रेशन। देखो वर्ड्स काफी कुछ सिमिलर हैं, काफी कुछ बार बार रेपिटेटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे स्किप करके पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे जरूर हम। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू एडवांस नॉलेज अबाउट द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, यहीं पे IAMR हैज बीन रीनेम्ड एज निलर्ड इन 2014। नामांकन चेंज हो गया, काम वही है। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? फंड्स, इनके पास जो फंड आते हैं, इट इज मेनली ग्रांट इन एड फ्रॉम द नीति आयोग। नीति आयोग बहुत बड़ी संस्था हो गई है। नीति आयोग ऐसे मान लो जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी संस्था है, और उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सब चीजें हैं। तो ऐसी नीति आयोग है, बड़ी बॉडी, बहुत बड़ी, जिसका PM जिसका चेयरमैन हो तो वो तो बड़ी चीज होगी। फॉर्मरली प्लानिंग कमीशन इसका नाम है, एंड सप्लीमेंटेड बाय इट्स ओन रेवेन्यू ऑल्सो। ये निलर्ड कैसे कैसे? कॉन्ट्रैक्टेड रिसर्च कॉन्ट्रैक्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके यहाँ, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है इनके यहाँ, एक्टिविटीज होती है इनके यहाँ। अब इंस्टीट्यूट मूव्ड टू इट्स ओन कैंपस इन नरेला इन 2002। अभी नरेला में पीछे यहाँ दिल्ली के पास यहाँ पे आ गए हैं, एंड नरेला इज अ डेवलपिंग अर्बन इंस्टीट्यूशनल हब बना दिया गया है, और इसको हमने SEZ बोला है। SEZ पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स में, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे SEZ बहुत सारे होते हैं, SEZ1, SEZ2, कई तरह की, फॉर नॉलेज इन नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, बन गया। अब और कुछ है इसमें? हाँ सर है, वो भी है। क्या है? DMEO जो अटैच्ड ऑफिस है। अब क्यों जरूरत पड़ी? क्या है कि द नीड फॉर एन एफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म इन इंडिया। जो अगर हमें कोई पॉलिसी कोई भी बनी, अच्छे से काम कर रही है, बढ़िया तरीके से लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ऑफिसर्स उसको सही से काम कर रहे हैं, तो उसकी तहकीकात जरूरी है कि इस पे इवैल्यूएशन हो पा रहा है इसका, इस पॉलिसी को इवैल्यूएट करो, इस पॉलिसी को ये पढ़ो कि सब चीज इसमें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसके लिए एक इवैल्यूएशन मैकेनिज्म चाहिए था। अब इवैल्यूएशन मैकेनिज्म को लागू करवाने के लिए हमने कहा लाओ
यही बना देते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन ही बना देते हैं, नाम आसान है, बना दिया हमने। तो वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इन द कंट्री। जब प्लानिंग कमीशन की जिक्र होना शुरू हो गया था, तभी से ही हमने उस प्लानिंग कमीशन के साथ साथ एक ऐसी संस्था का नाम सोचना शुरू किया कि जो इवैल्यूएशन करना शुरू कर दे, चीजें देखना शुरू कर दे कि भाई हमने पॉलिसी बना तो दी है, पर पॉलिसी जब पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद सीएजी साहब बताते हैं अरे ज्यादा खर्चा कर दिया, नहीं करना था। लेकिन पॉलिसी बनने के दौरान, बीच बीच में, पॉलिसी लागू होने के दौरान, बीच बीच में हमें कोर्स करेक्शन करना हो तो कोई तो बताए हमें, हमने कहा ये बताएंगे। पीईओ वॉज एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952, ठीक है, टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव इंपैक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी थी फंडेड प्रोग्राम जो भी होते हैं। अब इसी एफर्ट में और कुछ आगे, टू अकॉर्ड मोर फंक्शनल ऑटोनॉमी टू द प्रोग्राम इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। अब अगर प्रोग्राम इवैल्यूएशन मैकेनिज्म को हमें और ज्यादा स्वायत्त बनाना है, जो भी पॉलिसी का अगर इवैल्यूएशन कर रहा है, अगर वो सरकार का अधीनस्थ ऑफिसर है, फ्यूचर आपके जैसा, तो आप सरकार से डरोगे तो हो ही ना, आपका सिस्टम है वो, उस सिस्टम से अलग रह के आप काम नहीं कर पाओगे, तो आपको उस सरकार की बढ़ावा उसमें थोड़ा बहुत बातें बोलनी पड़ेगी। दैट मीन्स इवैल्यूएशन फेयर नहीं है। इसके लिए हमने बोला कि नहीं नहीं, इवैल्यूएशन जरूरी है, इवैल्यूएशन एकदम स्ट्रिक्ट हो, ऐसा हो जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो, तो बढ़िया बात है, उसमें सारी क्रिटिसिज्म लिखा जाए। तब हमने कहा कि सरकार एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम है आईईओ, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, इन 2010 बना दी गई। बाद में इन दोनों बॉडीज को मर्ज किया गया और बोला गया कि एक डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस बन रहा है, और ये है सरकार ने बनाया है इन 2015 एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द नीति आयोग बाय मर्जिंग द अर्स्टवाइल पीईओ एंड आईईओ। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया और ये बना दिया। ओके, बढ़िया लग रहा है। अब ये इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है? दिस ऑफिस एम्स टू सपोर्ट रिगरस डेटा ड्रिवन सिटीजन सेंट्रिक एंड आउटकम्स ड्रिवन प्रोग्राम। सबको ये अच्छे से पढ़ता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग, सबको ढूंढ के लाता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती निकली, कितना फंडिंग जानी थी, कितना पहुंच पाया है, कितना लग पाया है, कितना वेस्ट हो गया है, हर चीज सब बताई जाती है। ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव हैं। कुल मिला के सारे वही, टेक्नोलॉजी यूज करो अच्छे से, आइडेंटिफाई करो वीकनेस एंड बॉटलनेक्स फॉर नेसेसरी कोर्स करेक्शन जहां हो सकता है, टू इंट्रोड्यूस एंड एक्सपैंड यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग rigorous tracking of performance metrics and comprehensive program evaluation। ओके, ठीक है। इधर क्या है? ये तो दिखेगा ही नहीं आपको, ऐसा ब्लू के अंदर व्हाइट है। तो enable data driven policy making to enable a culture of deep learning from regular self evaluation in all the tiers of government। सारे अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, प्लीज इनको पढ़ लेना, लिख लेना 2-3 बार ताकि याद हो जाए। नाउ strengthening the whole ecosystem to maintain rigorous outcome monitoring and evaluation। अच्छा, नाउ प्रोवाइड डेटा एंड टूल्स टू ड्राइव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये भी करवाना है इनको कि अच्छे से डेटा दो, अच्छे से टूल्स दो, ताकि सरकार खुद ही सोचना शुरू करे कि हम इसको कैसे मॉनिटर करना है, इससे पहले कि ये रिपोर्टें ऊपर पहुंच जाएं, तो वो सब करवाएगी। फिर अब डीएमईओ के बारे में 2 चीजें और, ये एमएनडी पे फोकस करते हैं। एमएनडी क्या होता है? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इनका मेन फोकस यही रहता है, तो मॉनिटर करना भी है इनको और बाद में इवैल्यूएट करना है कि कितना सही हुआ, कितना खराब हुआ। अच्छा, इंप्रूविंग सस्टेनेबल आउटकम्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग द एमएनई इकोसिस्टम। कि एमएनई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से एक इंपैक्टफुल गवर्नेंस हो सके और सस्टेनेबल आउटकम निकल सके, इंप्रूव हो सके। अच्छा, ओके, क्या क्या है? आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर 67 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अच्छा, डेटा गवर्नेंस इंडेक्स, ये डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, अच्छा, ये भी एक इंडेक्स है इनके पास। ठीक है, मॉनिटरिंग 30 ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। दुनिया भर में ऐसे 30 ग्लोबल ऐसे इंडेक्सेस हैं जो रिफॉर्म और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन बनाता है? ये एक विल थंगर हिल्फिक संस्था है, वो बनाती है। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, ये देखते रहते हैं भाई क्या ये नई कोई बात कर रहे हो जो हमारे यहाँ लग सके, वो ढूंढ ली। फिर सेक्टर रिव्यूज ऑफ 13 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 4 सोशल सेक्टर्स, ये भी करना शुरू करते हैं ये। ठीक है, इधर इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशंस ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स, इवैल्यूएशन ऑफ 126 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, क्विक असेसमेंट स्टडीज, नॉलेज रिसोर्स फॉर इवैल्यूएशन, कहाँ कहाँ से इवैल्यूएशन हो सकता हो। अच्छा, ठीक है, कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग भी इनका एक इनका मेन फंक्शन है। वो कैसे करते हैं ये? एमएनई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एंड करिकुलम,
गाइडलाइंस, टूल किट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ये करवाते हैं ये। फिर पार्टनरशिप्स ये भी करवानी जरूरी है, ठीक है, अच्छा लगा। फिर डीएमयू, डीएमयू की मैंडेट जो है ऑल्सो एक्सपैंड्स टू टेक्निकल एडवाइजरी टू स्टेट्स, के स्टेट्स को टेक्निकल एडवाइजरी दे दी कि देखो इससे पहले कि बिगड़ जाए काम सुधार लो। अभी आपको दे दिया हमने इनपुट कि आपके यहाँ सही से नहीं बने स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट, इसको सही से बनवा दो, नहीं बनेंगे रिपोर्ट गलत जाएगी, सीएजी साहब तक पहुंचेगी रिपोर्ट और रिपोर्ट जाएगी पार्लियामेंट में। फिर सीएजी साहब रिपोर्ट भेजेंगे आपके गवर्नर को भी, फिर आपके विधानसभा में आएगी वो रिपोर्ट। पहले ही हम अंदाजा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और हेडक्वार्टर्स ऑफ डीएमयू के नीति आयोग दिल्ली में ही है। 2017 तक डीएमयू के पास थे 15 रीजनल ऑफिसेस जिनका नाम था आरडीएमयू, ठीक है। फिर हमने कहा अब इनकी बाद में ज़्यादा जरूरत है नहीं, इनको बाद में उठा के हमने खाली नीति आयोग में रखा हुआ है। अब ये क्या करते थे आरडीएमओ? कंडक्टेड फील्ड सर्वेज एंड डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन वर्क फॉर इवैल्यूएशन स्टडीज। अच्छा ठीक है। दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑल्सो, क्योंकि जब स्टेट्स में जा रहे हैं तो सेंटर के एजेंट हैं, सेंटर का डायरेक्शन पे ये लोग गए हैं वहां पे, और एक सेंट्रल बॉडी है ये, जा जाके स्टेट्स में बात कर रही है, बता भी रही है दो दूसरे स्टेट में अच्छा काम हो रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रहा है, अच्छे से करो इसको। तो बाय देयर इंटरेक्शन विद द स्टेट्स एंड यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि ये लोग अच्छे से बात कर रहे हैं स्टेट्स में आपस में और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? कीपिंग इन व्यू ऑफ द चेंज्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दे वर क्लोज्ड इन 2017 आरडीएमयू एंड द स्टाफ वर ट्रांसफर्ड टू डीएमयू हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। अब इनको यही नीति आयोग के भवन में बैठना है, ये पे काम करना है। ओके फाइन। फिर क्या होता है हम पढ़ते हैं, ये बताओ जो पहले था सर, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। तो हम गणतंत्र हुए जनवरी 26 को, मार्च में 2 महीने बाद हमारे यहाँ आ जाता है एक सरकार का एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और इन्होंने बना दिया रिकमेंडेशन पे फ्रॉम द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, एक बना हुआ था जो 1946 का बना हुआ था, पहले का, आज़ादी से पहले का, कि उन्होंने बताया कि सर आप एक काम कीजिए, प्लानिंग कमीशन जैसा कुछ सोचो, ये जरूरी है, ठीक है। फिर अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन वाज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ कोर्स, जैसे नीति आयोग भी है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बोथ। इंडिया में इट वाज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ये बोल रहे हैं वो सही। आपको याद होगा, एक नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, महालोनोबिस। कोई कोई हो सकता है इकोनॉमिक्स में ये नाम जानता होगा। इस नाम के बारे में आप क्या जानते हो? पीसी महालोनोबिस। पीसी महालोनोबिस प्लानिंग कमीशन के पहले मेंबर भी थे, पहले प्लानिंग कमीशन के, और सेकंड प्लानिंग कमीशन में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने बहुत बड़े कॉलेज की स्थापना भी करी है, और इन्होंने कई सारा, एक इन्होंने महालोनोबिस डिस्टेंस करके इन्होंने एक मेजरमेंट की यूनिट दी है। पता है क्या यूनिट है वो एक पॉइंट की डिस्टेंस बताती है फ्रॉम ए सैंपल स्पेस। यहां पे एक सैंपल स्पेस है, मान लेते हैं कुछ भी, अलग अलग डॉट्स हैं ये सारे, तो इसके बीच में और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी वो महालोनोबिस मेजर के थ्रू बताया जाता है, महालोनोबिस डिस्टेंस के थ्रू। इस नाम को मत भूलना, इस नाम की बहुत रिस्पेक्ट है। पद्म विभूषण भी थे, ये पद्म भूषण थे शायद, और ये इनको मिला था ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 18 आई थिंक 1924 में मिला था इनको। खैर एनीवे, जब भी मिला था तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे, और प्लानिंग कमीशन में इनकी रिपोर्ट्स को, इनकी स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छा माना जाता था। बहुत अच्छा इन्होंने काम करवाया है। जितना देश में हैवी इलेक्ट्रिकल उस समय जो इंडस्ट्रीज लगी हैं और हैवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज लगी हैं, दैट वाज अंडर द प्लानिंग ऑफ दिस पर्सन, अ वेरी रिनाउंड पर्सन, अ वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो ये थे, ठीक है। फिर अब ये जो प्लानिंग कमीशन था, इनका भी कुछ कुछ काम तो देखो समझ में आ जाएगा पुराने वाला, कि हाँ नए वाले में भी वैसा ही कुछ है। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, कि उस समय क्या जरूरत है देश में, कितने लोग हैं, कितना मटेरियल काम हो सकता है, कितना हम और ज़्यादा हमें चाहिए, सब कुछ। एंड टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑगमेंटिंग देम, कैसे इंप्रूव करें इनको सारे को, कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इंप्रूव करना है, या मटेरियल रिसोर्स को कैसे इंप्रूव करना है, कैपिटल रिसोर्स को कैसे इंप्रूव करना है। टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्स। कंट्री पे रिसोर्स उतने ही हैं, कंट्री पे रिसोर्स हैं ही कितने। चर्चिल ने कहा था कि ये देश 10 साल नहीं चलने वाला, इंडिया। उस समय नेहरू जी के सामने प्रॉब्लम थी कि मुझे चर्चिल को दिखाना है ये देश चलेगा कैसे। नहीं, बिल्कुल चलेगा, और चलवाता हूँ। नेहरू जी वॉज राइट इन वन थिंग, कि नेहरू जी हमेशा कहते थे कि देखो मुझे नहीं पता है, पर जिसको पता है मैं उसको अपने पास बुला रहा हूँ। उन्होंने इन होमी जहांगीर बाबा को बुलाया,
उन्होंने सारा स्पेस का काम शुरू करवाया, उन्होंने आईआईएम्स का काम शुरू करवाया, उन्हें ये पता था मैं एक अच्छा लीडर हूं, मैं अपने साथ इंपॉर्टेंट ऐसे पर्सन को रखूंगा जिन्हें नॉलेज है। तो ही न्यू वॉट ही डिडंट नो, वो ये जानते थे कि मुझे नहीं पता है। अब जिसको पता है उसको बुलाते हैं, लाओ उससे बात करते हैं। सो टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज एंड टू डिफाइन द स्टेजेस इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। ठीक है, कि क्या प्रायोरिटी हमारी, पहले जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, यही तो जरूरत है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करनी है। फिर टू इंडिकेट द फैक्टर्स दैट रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वो फैक्टर बताओ जिनकी वजह से हमारा इकोनॉमिक विकास रुक रहा है। ठीक है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इन ईच स्टेज, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, किस किस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, किस किस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, हमें बताओ कैसे प्लान चलवाना है। ठीक है, टू अप्रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस अचीव्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड टू रिकमेंड कोई चेंजेस अगर नेसेसरी एडजस्टमेंट आते हैं तो। नाउ टू मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस फॉर फैसिलिटेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज और ऑन अ मैटर रेफर टू इट फॉर एडवाइस बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। अच्छा ठीक है, जो पहला प्लानिंग कमीशन था वॉज ओनली अ स्टाफ एजेंसी, मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड है, मतलब एक ऐसा बोर्ड है जो खाली बस एडवाइस देके चुप हो गया, अपना काम कर दिया, अपनी फाइलें दे दी जाके, हमारा काम खत्म। आगे इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस, इनका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अपना काम कर दिया, काम खत्म हो गया, घर चलो अब। ओके फाइन, ये मंजूर नहीं था, चेंज करना था। तो प्लानिंग कमीशन में भी कंपोजिशन ऐसी ही थी कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, ठीक है, एक डेप्यूटी चेयरपर्सन है जो डिफैक्टो काम कर, जो मतलब डिफैक्टो हेड यही है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अच्छा ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स इसमें कुछ होते थे, यानी कि एक्सपर्ट्स फ्रॉम फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे लोग, ये सारे इसमें एक्सपर्ट होते थे, और ये फुल टाइम मेंबर्स हैं कि आप काम करो अब यहीं बैठ के। पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं इसमें, जिसमें मतलब मंत्रालय, ये मंत्री सारे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट, लॉ एंड जस्टिस, स्टेट फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको भी बुला लिया कि आप बैठो, आप लोग भी जरा बात सुन के जाना इनकी क्या कह रहे हैं ये लोग, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। तो ठीक है, अब इस कमीशन में एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते थे, ठीक है, वो जरूरी भी बात है, सेक्रेटरी पर्सन वही तो काम असली कर पाएगा। ठीक है, स्टेट सरकारों का यहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेड इन एनी वे। इसका मतलब है प्लानिंग कमीशन वॉज होली अ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, और पहले की अप्रोच यही होती थी, टॉप डाउन। अब जो नीति आयोग कहता है कि नहीं नहीं अब तो बॉटम्स अप, अब तो हम नीचे से लेके आएंगे, तो ये है प्रो, अब ये चेंज है। नाउ इवैल्यूएशन क्या है क्रिटिकली, ये है कि जो प्लानिंग कमीशन था पहले, इट वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश एज अ स्टाफ एजेंसी, पहली बात तो ओनली एडवाइजरी रोल, कोई और रोल है नहीं। पर क्या हुआ, जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों ने माना कि यार प्लानिंग कमीशन की एडवाइस तो सही है, प्लानिंग कमीशन ने फॉर्मूला सही दे रखा है, मालोनोबिस फॉर्मूला, मालोनोबिस कमेटी, तो इन लोगों ने जो फॉर्मूले दिए थे हमारा देश उस पर चला भी, सही काम हुआ, अच्छा काम हुआ। अब इसके बाद प्लानिंग कमीशन की हैसियत बढ़ गई, प्लानिंग कमीशन फिर ऐसा हो गया कि अब हमें बताओ, emerged as powerful and directive authority whereby इनकी रिकमेंडेशन वर कंसिडर्ड बोथ बाय द यूनियन एंड द स्टेट। हर कोई इनकी बात सुनता था, हर कोई मानता था कि अरे यार ये सही कह रहे होंगे, भाई बड़े आदमी, बहुत बड़े लोग हैं, सही बात कह रहे होंगे। क्रिटिक्स ने बोला भी हुआ है कि इसका तो सुपर कैबिनेट कह लो, इसको इकोनॉमिक कैबिनेट कह लो, पैरेलल कैबिनेट कह लो, या फिर फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच कह लो, बहुत बड़ी चीज हो गई है। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट बॉडी हो गई प्लानिंग कमीशन। ठीक है, फिर कई लोगों ने इस पे क्रिटिसिज्म भी किया, कई सारे लोगों ने इस पे कुछ और भी लिखा, एआरसी ने भी यही लिखा है, जो एआरसी कमीशन था, इन्होंने कहा कि देखो संविधान तो कहता है कि मिनिस्टर्स, मंत्रालय, मंत्रीज, वजीर, ये जो होते हैं, दे आर, सेंटर में चाहे स्टेट में, दे आर द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। पर क्या हो रहा है कि प्लानिंग कमीशन अनफॉर्चुनेटली हैज इन सम मेजर्स अर्न्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ पैरेलल कैबिनेट एंड समटाइम्स अ सुपर कैबिनेट। ये एआरसी कमीशन ने लिख के दिया था। ओके ठीक है, फिर संतनम जी ने लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया कि यार प्लानिंग का मतलब ही ये हो गया है कि अब प्लानिंग ही सबसे ऊपर है, प्लानिंग हैज सुपरसीडेड द फेडरेशन एंड आवर कंट्री बिहेव कर रही है लाइक अ यूनिटरी सिस्टम इन मेनी रेस्पेक्ट्स। फिर इसके बाद राज मन्नार जी, जो खुद फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे, इन्होंने कहा कि मुझे दिख रहा है ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन इन फेडरल फिस्कल मैटर्स ट्रांसफर्स।
क्या कर रहे हो? मतलब फाइनेंस कमीशन का फिर मैं क्या करूँगा जब मेरा काम ही आप कर दे रहे हो? प्लानिंग कमीशन ही बता दे रहा है कि कितना पैसा बांट दो सेंटर और स्टेट में, तो फिर मेरा तो काम, मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? तो वो वाली चीज़ हो गई है कि ठीक है फिर इसको क्या करें, सॉल्व करना है, हाँ करना है। अब एनडीसी, जो एनडीसी की बात मैंने शुरू में करी थी कि एनडीसी क्या चीज़ है। एनडीसी ना बहुत पुरानी संस्था है, पर लेकिन क्या हुआ है कि इस एनडीसी संस्था के बारे में द हिंदू अखबारों ने भी लिखा कि हाँ शायद ये संस्था शायद बंद हो जाएगी या जो भी बात है इसके साथ। क्या हुआ है देखो, ये बॉडी ने मीटिंग नहीं करी है, इस बॉडी ने बहुत समय के बाद कोई इनकी मीटिंग नहीं हो पाई है। 2016 को, 1 जनवरी 2016 को ये लिख के आया था कि मोदी सरकार हटाना चाहती है, इज गोइंग टू अबॉलिश द एनडीसी एंड ट्रांसफर इट्स पावर्स टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। जो गवर्निंग काउंसिल हमने पीछे देखा था जिसमें सारे पीएम सीएम सारे स्टेट्स के सब कुछ बैठते हैं, ठीक है। हाउएवर टिल नाउ ऐसी कोई अभी कोई ऑर्डर आया नहीं है, कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है। लास्ट मीटिंग इनकी हुई थी 2012 में, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब 27 दिसंबर 2012, मतलब आज से ही ठीक बहुत साल पहले, मतलब 10 साल तो हो ही, 11 साल तो हो ही गए, टू अप्रूव द 12th प्लान। जो 12th प्लान था इनका उसको अप्रूव करना था 2012-17 का। अब एनडीसी क्या है? एनडीसी 1952 में बनाया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट आउटलाइन। जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ने दिया था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक एनडीसी की कल्पना करो, सोचो कि सारे सीएम, सारे स्टेट्स के सीएम, सारे उसमें पीएम, सब कुछ होंगे उसमें। तो प्लानिंग कमीशन की तरह ही ये भी एक नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी निकली, कुछ भी नहीं हुआ इनका, ठीक है, अपने आप से बन गए बस। अब इसमें कौन कौन है? पीएम ऑफ इंडिया है चेयरपर्सन, ठीक है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसमें 1967 से, ठीक है, चलो रहते हैं। सीएम सारे स्टेट्स के, सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सारी यूटीज, अच्छा, और खुद प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी जो अब नीति आयोग है, ठीक है। इनका काम क्या था? ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान, ठीक है, टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्पीयर्स, कि अगर स्कूल में एजुकेशन इंप्रूव करानी है तो हर जगह करवानी है, वो तो हर जगह होनी चाहिए। नाउ टू एंश्योर बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बैलेंस अप्रोच हो, सारे सीएम सारे मिनिस्टर बैठ के बातें करें, सारी बातें क्लियर हो जाए, खुद प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी हैं तो इंपॉर्टेंट बात करेंगे ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ओके, ये भी होगा। फिर क्या हुआ, इनके ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद इनको बोला गया कि अब आपके काम शुरू हो गए। काम क्या है? टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान। जो नेशनल प्लान बनना है प्लानिंग कमीशन द्वारा, उसकी बनाओ आप, प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस दो कि इन गाइडलाइनों पे प्लान बनेगा। अच्छा, टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। फिर प्लानिंग कमीशन जो प्लान बना रहा है उसको कंसिडर करो, उसको पढ़ो समझो। नाउ टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि क्या क्या हमें रिसोर्स लगेंगे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में, और सजेस्ट करो अगर कोई मेजर्स आपको दिख रहा है कि उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा ठीक है, क्या क्या कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं तो अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो नेशनल प्लान चालू हो चुका है उस प्लान पे आप बताओगे कितना खरा उतर रहा है वो प्लान। एंड टू रेकमेंड मेजर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान, कि कोई नए टारगेट आ गए हो, कोई नई बात आ गई हो, सब कुछ, ठीक है। विद दिस हमारा ये चैप्टर तो यहां खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के पास। सो क्वेश्चंस नंबर 1 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नीति आयोग का जिक्र नहीं हुआ है, 2013 मतलब अभी पहले का समय है। एनडीसी इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन है, ऐसा ही क्या है, लग रहा है क्या? नोप्स, बिल्कुल नहीं। एनडीसी भी एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सब कुछ है इसमें। प्लानिंग कमीशन का कोई ऐसा योगदान नहीं है, प्लानिंग कमीशन का एक अंग है एनडीसी, नहीं, खुद एनडीसी में प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स बैठा करते थे। नाउ द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, जिन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ ली होगी उन्हें पता होगा ये आंसर, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prescribes that panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. देखो, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो पहली बार में तो आपको लगेगा कि संविधान ने ये कब लिखा कि पंचायत प्रिपेयर करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान। पर
73rd अमेंडमेंट की वजह से संविधान में ये मेंशन किया गया है कि पंचायत प्रिपेयर करेंगे कि हमारे देश का हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर ये है, प्रैक्टिकल मेजर प्लानिंग कमीशन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायत के पास ये रास्ता है दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ, शुड बी असाइंड, चाहिए, पंचायतों को चाहिए कि वो इस पे काम करें। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ओनली 2 and 3। ओके, ठीक है, बड़ा अटपटा सा स्टेटमेंट है पर ये सही है। एक्चुअली में यही है, जो पंचायत ही हैं वही काम करें, वही सारी ये चीज़ों को क्लियर करें कि कहाँ पे कौन सा विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए। भारत गांव में बसता है, साफ बात। ठीक है, नाउ हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एनडीसी। एनडीसी में कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, यस। चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, नो। मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट, यस। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, यस। दैट मीन्स 1, 3 and 4। ये रहा आंसर सामने सामने। ओके, और बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इनमें से किसका जिक्र नहीं है? एनडीसी का जिक्र नहीं है, प्लानिंग कमीशन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है, जोनल काउंसिल का जिक्र नहीं है, तीनों का नहीं है। 1, 2 and 3 तीनों का जिक्र नहीं है संविधान में, एकदम भी नहीं है, जरा भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया में कौन कौन एसोसिएट होते हैं? फाइनेंस कमीशन हैं, होते हैं क्या प्लानिंग, देश की प्लानिंग में? नो। एनडीसी, यस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नगरीय विकास या शहरी विकास या ग्रामीण विकास की मंत्रालय, नो 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 नो, दे आर नॉट इन्वॉल्व। अब भले ही मैं बोल रहा हूं कि हाँ पंचायतों के पास पावर है, ये है वो है, पर उसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो भी। ठीक है, नाउ द पार्लियामेंट, यस। पार्लियामेंट तो होगी, पार्लियामेंट नहीं होगा तो कौन होगा? जब कभी कहीं कुछ भी नहीं था तो पार्लियामेंट ही था, पार्लियामेंट ने सब कुछ किया है। सो ओनली 2 and 5, ये रहे आंसर। ओके, फाइन। फिर कोई और क्वेश्चन सर? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं रहा। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और हम आ गए हैं अगले चैप्टर पे आएंगे जिसका नाम है NHRC। Till then, you keep studying, stay safe, and good luck.